तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना दूसरा चैप्टर जिसका नाम है मैकेनिक्स, यांत्रिकी। उसमें आज हम लोग अपना पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है पावर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है 200 नंबर की प्रति इकाई समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है? तो प्रति इकाई समय में किया गया कार्य क्या होता है? पावर होता है। तो चलिए इसको हम लोग पहले अच्छे से समझ लेते हैं क्या होता है। तो देखिए, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति या मशीन कोई कार्य करती है, केवल यह जानना पर्याप्त नहीं होता है कि उसने कार्य किया है। देखिए, इसमें यह भी इम्पोर्टेंट होता है कि कार्य कितने समय में किया गया है। तो यही रीज़न है कि कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। अगर मैं आप लोग को अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला हो, मैं बता दूँ मैंने क्या कहा कि पावर इज़ डिफाइंड एज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क। इट टेल अस हाउ क्विकली और स्लोली मशीन और अ पर्सन परफॉर्म अ गिवन अमाउंट ऑफ वर्क। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है? P इज़ इक्वल टू W अपॉन T होता है। जहाँ सबको पता है कि P जो हमारा होता है, वो पावर होता है। W जो होता है, वो वर्क होता है। और टी जो होता है हमारा, वो होता है हमारा टाइम, समय। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिए कि पावर की जो एसआई इकाई होती है ना, मतलब एसआई यूनिट जो होती है, अगर इसके एसआई यूनिट की बात करें, वो होती है हमारी वाट, ओके? इसको हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेज़ेंट करते हैं, वाट। एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखिए कि 1 वाट बराबर जो होता है हमारा, वो होता है 1 जूल पर सेकंड, 1 जूल पर सेकंड, ओके? अब जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि प्रति इकाई समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है? तो उन्होंने क्या कहा कि पावर जो होता है हमारा वो वर्क अपॉन टाइम होता है। मतलब कार्य करने की दर को हम लोग कहते हैं शक्ति। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ए, वो हो जाएगा शक्ति। देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है, देखिए ऑप्शन आप पढ़ोगे, देखो इसमें शक्ति दे रखा है, ऊर्जा दे रखा है और संवेग दे रखा है और त्वरण दे रखा है। इसको भी यही देख लेते हैं। पावर हमने क्या कहा? पावर हमने कहा कि कार्य करने की दर। ये हमने कहा कि कार्य करने की दर, करने की दर। और यहीं पर ऊर्जा क्या होता है? देखिए, ऊर्जा जो होता है ना, वो कार्य करने की क्षमता होती है, कार्य करने की दर नहीं होती है। और वहीं देखिए संवेग जो लिखा हुआ है हमारा, संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। देखिए, अगर संवेग की बात करें, 1 मिनट, कि संवेग जो होता है, वो होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान इंटू वेग। इसको लोग संवेग बोलते हैं। और यहाँ देखिए त्वरण भी लिखा हुआ है। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। यहाँ पर बस कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप लोग को ध्यान रखना है कि वर्क पर सेकंड को हम लोग बोलेंगे पावर। और यहाँ पर जो वर्क होता है ना, ये जो वर्क है, वर्क को हम लोग किस में करते हैं? जूल में नापते हैं। इसकी इकाई क्या होती है? जूल। और अगर पावर की बात करें, तो पावर जो होता है, वो होता है जूल पर सेकंड। अगर जूल को जे लिखूँ और एस देखिए जूल पर सेकंड होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं, देखिए अगर हम कॉमन मिस्टेक की बात करें, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, उसको एक ही समझ लेते हैं, है ना? और वो लोग इसकी जो मात्रक है उसमें कन्फ्यूज़न रहते हैं कि किसका जूल होता है, किसका वाट होता है ना? तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि वर्क जो होता है वो जूल होता है और पावर जो होता है जूल पर सेकंड होता है और इसको वाट बोलते हैं। और बहुत से लोग क्या होता है कि पावर का फ़ॉर्मूला ही नहीं याद होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखोगे, P इज़ इक्वल टू W अपॉन T होता है। एक बार इसका क्विक रिवीजन और देख लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग इसके क्विक रिवीजन की बात करें, उन्होंने अभी क्या-क्या देखा है। हम लोगों ने देखा कि जो हमारा पावर होता है ना, हम लोगों ने पावर देखा कि वो होती है कार्य करने की दर। पावर देखा कार्य करने की दर। और यहीं पर हमने एसआई यूनिट की बात की थी। एसआई यूनिट क्या थी हमारी? ये आप लोग बताइए? हम लोगों ने इसकी एसआई यूनिट देखी, वो होती है वाट। और यहीं पर हमने एक चीज़ और देखा कि 1 वाट बराबर कितना होता है? 1 जूल पर सेकंड।
ओके? ये इतना चीज़ें हम लोगों ने इस क्वेश्चन में देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग अपने। अब देखिए पावर का सही सूत्र कौन-सा है? अब अगर हम पावर की अगर सही सूत्र की बात करें तो देखिए, पहली बात तो आप लोग को मैं फिर से बता देता हूँ, अभी 1-2 क्वेश्चन में हम लोग इसका डेफिनिशन को अच्छे से देखेंगे, उसके बाद हम लोग को ये रट जाएगा। देखिए, पावर जो होती है ना, वह दर है जिस पर विद्युत ऊर्जा का उपयोग या रूपांतरण होता है। मतलब किसी विद्युत उपकरण द्वारा 1 सेकंड में जितनी ऊर्जा खर्च होती है, उसे उसकी शक्ति कहते हैं, है ना? तो इसका क्या होता है कि ये जो इसका मतलब जो पावर है ना, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग-अलग सूत्र से द्वारा मतलब व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ काफ़ी चीज़ दे रखी हैं, फिर हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग मतलब बता सकते हैं कि अलग-अलग सूत्र से। तो ये सूत्र किससे आते हैं हमारे? ये ओम के नियम और विद्युत शक्ति के मूल सूत्र होते हैं ना, ओम के नियम से आते हैं हमारे। तो चलिए अगर हम इसके फ़ॉर्मूले की बात करें तो P इज़ इक्वल टू पावर इज़ इक्वल टू क्या होता है? पावर इज़ इक्वल टू होता है V इंटू I। जहाँ देखिए जहाँ P जो होता है हमारा पावर होता है, P जो होता है हमारा पावर होता है और V क्या होता है हमारा? V वोल्टेज है। यहाँ पर V जो है वो V वोल्टेज है और I जो है हमारा वो करंट होता है, जिसको हम लोग धारा बोलते हैं। ओके? करंट होता है जिसको हम लोग धारा बोलते हैं। ये क्या होता है हमारा? वोल्टेज। ओके? अब देखिए ओम के नियम से की बात करें, जैसे कि ओम का नियम हमारा क्या होता है? ओम के नियम से देखें, तो ओम का नियम आप लोग बताइए क्या होता है? ओम के नियम, ये क्या होता है? वो होता है V इज़ इक्वल टू IR, है ना? ये हमारा ओम का नियम होता है। तो यहाँ से देखिए अगर हमने क्या पढ़ा है? P इज़ इक्वल टू VI, है ना? अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं VI। तो अगर हम V की जगह हम IR लिख दें, है ना? तो V की जगह अगर हम IR लिखें तो IR इंटू I, यहाँ देखिए I स्क्वायर R हो जाएगा। देखिए P इज़ इक्वल टू VI है तो ये तो है ही हमारा। अब क्या हमारा I हो गया एक I स्क्वायर R हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं हम लोग। देखिए एक फ़ॉर्मूला हमारा ये बन गया कि P इज़ इक्वल टू I स्क्वायर R। एक फ़ॉर्मूला हमारा ये बन गया और एक फ़ॉर्मूला हमने यहाँ देखा था P इज़ इक्वल टू VI। एक ये देखा था हम लोगों ने। और यहीं पर क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर देखिए यहाँ पर ये क्या है कि जैसे कि यहाँ से अगर हम आई की वैल्यू निकाल लें तो V अपॉन R होता है ना? यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, V स्क्वायर डिवाइड बाई R हो जाएगा। एक फ़ॉर्मूला हमारा ये बन जाएगा। वैसे अगर I की जगह हम V अपॉन R रखेंगे तो V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा, जिससे R से R कट जाएगा तो ये V स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा। एक फ़ॉर्मूला हमारा ये बन गया। यहाँ से आप देख रहे हो कि तीनों फ़ॉर्मूले क्या हो रहे हैं, इससे बन रहे हैं। इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, है ना? तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जब हम लोग को दिया होगा वोल्टेज और रेजिस्टेंस, जब आप लोग को वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे रखा होगा, जब आप लोग को वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस दे रखा होगा तो हम ये फ़ॉर्मूला लगाएँगे। आपको करंट और रेजिस्टेंस दे रखा होगा, तो हम लोग किसका फ़ॉर्मूला लगाएँगे? ये फ़ॉर्मूला लगाएँगे पावर का। इसी तरह अगर आप लोग को करंट और रेजिस्टेंस दे रखा होगा तो हम लोग क्या लगाएँगे? देखिए ये लगाएँगे, और अगर आपको वोल्टेज और करंट दे रखा हो तो हम लगाएँगे ये फ़ॉर्मूला, है ना? वोल्टेज एंड करंट में। इतनी चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर गलती क्या होती है? देखिए यहाँ पर जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सबसे मेन मिस्टेक क्या होती है? बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न रहता है फ़ॉर्मूले में ही, कि ओम का पहली बात तो बहुत लोग को यही कन्फ्यूज़न रहता है, ओम का फ़ॉर्मूला क्या होता है? वही भूल जाते हैं, V इज़ इक्वल टू IR होता है या क्या होता है ना? कुछ लोग को फ़ॉर्मूले में कन्फ्यूज़न रहता है, कौन-सा कब लगाएँ? तो जैसे कि मैंने बता दिया कि जब IR दे रखा हो तो हम ये फ़ॉर्मूला लगाते हैं, VR दे रखा हो तो हम ये लगाते हैं और VI दे रखा हो तो हम ये लगाते हैं पावर का। तो अगर हम इसका क्विक रिवीजन एक बार कर लेते हैं। क्विक रिवीजन की बात करें तो हमने क्या-क्या देखा है यहाँ पर। क्विक रिवीजन की बात करें तो देखिए, पावर तो आप लोग जान ही गए हो कि पावर क्या होता है? पावर जो होता है, ऊर्जा खर्च होने की दर, है ना? इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, खर्च होने ऊर्जा खर्च होने की दर, उसको पावर बोलते हैं, इसको शक्ति बोलते हैं, ओके? इसकी एसआई यूनिट क्या होती है?
एसआई यूनिट ये आप लोग बताइए क्योंकि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। एसआई यूनिट होती है वाट। देखिए आप लोग सोच रहे हो कि ये मैं बार-बार क्यों बता रहा हूँ, अभी 1-2 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हम लोग को ये रट जाएगा, है ना? इसलिए। और हम लोगों ने क्या करा कि 3 फ़ॉर्मूले देखे P इज़ इक्वल टू VI, P इज़ इक्वल टू I स्क्वायर R और क्या देखा हमने P इज़ इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R देखा हम लोगों ने। तो ये सब किससे हमें प्राप्त हुए थे? ये सब हमें ओम से प्राप्त हुए थे, है ना? ओम के नियम से प्राप्त हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं अपना। देखिए, यदि कोई व्यक्ति 10 सेकंड में 50 जूल कार्य करता है, तो उसकी शक्ति कितनी होगी? इसको करिए। तो अगर सबसे पहले हम लोगों ने किसकी बात की? कार्य करने की गति या दर को हम लोग क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। यदि 2 व्यक्ति समान कार्य करते हैं, मान लीजिए कोई 2 व्यक्ति हैं, वो समान कार्य करते हैं। तो जो व्यक्ति कम समय में कार्य पूरा करता है, वही शक्ति उसकी शक्ति क्या होगी? अधिक होगी। है ना? मीन्स इफ 2 पीपल परफॉर्म सेम अमाउंट ऑफ वर्क, द one who completes it in less time has greater power. ओके? जैसे कि हम लोगों ने पावर के हम लोगों ने फॉर्मूला भी देखा कई बार कि P इज़ इक्वल टू W अपॉन T होता है ना? अब ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, P क्या है? और यहाँ पर हम लोग क्या-क्या दे रखा है देखिए, यहाँ पर हम लोग को दे रखा है W इज़ इक्वल टू कितना दे रखा है? ये 50 जूल दे रखा है और T इज़ इक्वल टू कितना दे रखा है? T इज़ इक्वल टू दे रखा है 10 सेकंड, है ना? बस हम लोग क्या करेंगे, ये सब इसी फॉर्मूले में रख देंगे हम लोग को सब कुछ पता है। जब इसमें आप रखोगे, तो आप देख रहे हो कि हमारा पावर क्या निकलेगा? वो 50/10 है ना? यहाँ से आप देखोगे कि P इज़ इक्वल टू जो निकलेगा हमारा 5 क्या होगा ये? मात्रा क्या होगा? वाट, 5 वाट। हमारा 5 वाट किसमें हमारा? डी में है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। है ना? तो चलिए देखिए, आप लोगों को क्या-क्या ध्यान रखना है? मतलब आप लोग को अगर आर्मी का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो इस टॉपिक में क्या-क्या ध्यान रखना पड़ेगा? बस आप लोग को ध्यान रखना है कि जो पावर होती है ना, मतलब शक्ति जो होती है, वो होता है वर्क और टाइम का अनुपात। मतलब वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। ये आप लोग को ध्यान रखना है ना? तो इसका मतलब यही है कि जितना अधिक समय लगेगा, है ना? जितना अधिक समय लगेगा, शक्ति उतना ही कम होगी और इससे भी ध्यान रख सकते हो कि वर्क जो होता है ऊपर होता है, टाइम नीचे होता है। ओके? अब अगर हम लोग इसका क्विक रिवीजन की बात करें, तो क्विक रिवीजन मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि जो वही पीछे वाला हम लोगों ने अभी कुछ नया नहीं पढ़ा है, इसलिए आप लोग क्विक रिवीजन नहीं करा रहा हूँ। क्विक रिवीजन की बात वही हो जाएगी जैसे कि हम लोग पावर को क्या कहेंगे हम लोग? कार्य बटे समय कहेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? W अपॉन T होता है ना? अगर यूनिट की बात करें तो वाट होती है और 1 वाट इज़ इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड होता है। अगर हम कम समय लगते हैं अगर हम समय कम लेंगे देखिए, अगर हमारा कम समय लगेगा, कम समय अगर कम समय लगेगा तो शक्ति क्या होगी हमारी? अधिक शक्ति, ये ध्यान रखेंगे। शक्ति जो है हमारी अधिक अधिक होगी, हाँ? चलिए, इसका आंसर हो गया 5 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। इसमें देखिए क्या बोला है, यदि एक कोई मशीन है कि 4 सेकंड में 500 जूल कार्य करती है, तो उसका शक्ति मतलब पावर आउटपुट कितना होगा? इफ अ मशीन डज़ 5 जूल्स ऑफ वर्क इन 4 सेकंड, व्हाट विल बी इट्स पावर आउटपुट? तो निकालिए चलिए, इसको करते हैं। देखिए, इसके डेफिनिशन में तो अब तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। हम लोगों ने क्या किया, किसी मशीन या व्यक्ति द्वारा प्रति इकाई समय में किया गया कार्य की दर होती है पावर। अर्थात कोई मशीन जितना अधिक कार्य मतलब जैसे कोई मशीन है, जितना अधिक कार्य कम समय में करती है, उसकी शक्ति कितनी? उसकी शक्ति उतनी ही अधिक होती है। उन्होंने पीछे भी देखा, पीछे वाले क्वेश्चन में देखा कि कोई मशीन जितना अधिक कार्य कम समय में करती है, उसकी शक्ति उतनी अधिक होती है। वो किससे निकला हमारा? पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम से ही, है ना? और उन्होंने पावर का फ़ॉर्मूला अगर हम फिर से लिख दें तो देखिए, बस आप लोग ध्यान रखिएगा P इक्वल टू W अपॉन T होता है। ये हम लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। हम लोग को देखिए क्या-क्या दे रखा है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि W हम लोग को दे रखा है कितना? 500 जूल दे रखा है। हम लोग कुछ करना ही नहीं है और टाइम देखिए 4 सेकंड दे रखा है। बस इस फ़ॉर्मूले में आप लोग लगा दीजिए। P इक्वल टू कितना क्या होता है? 500 बटे 4 ये हो जाएगा।
बस यहाँ से देखिए सॉल्व करेंगे तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा? 125 कितना? क्या? जूल जूल पर सेकंड कि वाट? दोनों, है ना? जूल पर सेकंड भी होता है और वाट भी बोलते हैं इसी को हम लोग। अब चलिए बात करते हैं हम लोग देखिए, हम लोग अगर बात करें तो इसमें मिस्टेक क्या-क्या हो सकती हैं? मिस्टेक मिस्टेक यही होती है कि सबसे पहली मिस्टेक तो यही होती है पावर और वर्क में कन्फ्यूज़न। तो पावर और वर्क में कन्फ्यूज़ नहीं रहना है हम लोग को, ओके? और समय को क्या करना है हम लोग, जो हम लोग ले रहे हैं ना इसमें सेकंड में लेते हैं समय। तो इसके मात्रक जो होते हैं वो बहुत ध्यान देखना होता है कि टाइम जो दे रखा है वो सेकंड दे रखा है कि मिनट में दे रखा है कि घंटे में दे रखा है ना? और कुछ लोग क्या करते हैं कि पावर इज़ इक्वल टू टाइम अपॉन वर्क लिख देते हैं, जो कि गलत फ़ॉर्मूला होता है ना? हमारा जो फ़ॉर्मूला सही होता है वो यही होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं अपना। देखिए, अब इसमें क्या बोल रहा है कि 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? ये आप लोग बताइए, ओके? मैं इस एक्सप्लेन करता हूँ उसके बाद। 1 किलोवाट 1 किलोवाट जिसको केडब्ल्यू बोलते हैं, किसके बराबर होता है? ये आपके 4 ऑप्शन हैं। देखिए, पावर की एसआई इकाई क्या होती है? पहली बात तो आप लोग ये बताइए, पावर की एसआई इकाई क्या होती है? वाट। तो 1 वाट का अर्थ क्या होता है हमारा, कि जब 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाए, तो शक्ति हमारी 1 वाट होती है ना? जब 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाए, तो शक्ति हमारी 1 वाट होती है। 1 वाट मीन्स 1 जूल ऑफ वर्क इज़ डन इन 1 सेकंड। ओके? तो इसका मतलब देखिए हमने क्या कहा कि 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड। तो 1 किलोवाट ये स्मॉल के है, ओके? 1 किलोवाट क्या हो जाएगा हमारा? 1000 वाट हो जाता है ना? 1000 वाट। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 किलोवाट बराबर 1000 जूल पर सेकंड। 1000 जूल पर सेकंड किसमें है हमारा? 1000 जूल पर सेकंड हमारा डी में है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके? बस आप लोग को क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा 1 किलोवाट जो होता है ना, 1000 जूल पर जूल पर सेकंड के बराबर होता है। बस आप लोग को ये ध्यान रखना है। चलिए, बस आप लोग को कुछ टिप्स देना चाहूँगा कि देखिए, एक टिप्स लिख लीजिए कुछ थोड़ा-सा ट्रिक या एग्ज़ाम ट्रिक्स लेते हैं, इसको एग्ज़ाम ट्रिक करके बोल देते हैं। एग्ज़ाम ट्रिक्स बोल देते हैं, जो हमारे आरआरबी में काम आएगी। आरआरबी की एसएससी की तैयारी कर रहे हो उसमें भी काम आएगी। देखिए, 1 वाट क्या होता है हमारा? ये थोड़ा हम लोग ध्यान रखेंगे कि 1 जूल पर सेकंड होता है। एक चीज़ ये ध्यान रखेंगे, एक ये चीज़ ध्यान रखेंगे हमेशा कि 1 किलोवाट बराबर क्या होता है हमारा? 1000 वाट होता है और 1 हॉर्स पावर जो होता है हमारा, वो क्या होता है? 746 वाट होता है। ओके? क्योंकि आप देखते हो कि इससे क्या होता है, रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो बस सिंपल सी इसमें हम लोग गलतियाँ क्या करते हैं, मतलब कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में लोगों से, कि वाट और किलोवाट में भ्रम हो जाता है बहुत लोग को, कि वाट है क्या है, किलोवाट क्या है। देखिए एचपी हॉर्स पावर और किलोवाट की इकाई को मिला देते हैं बहुत लोग, है ना? क्योंकि देखिए 1 किलोवाट 1000 होता है वाट और 1 हॉर्स पावर 746 वाट होता है ना? तो चलिए, बस सिंपल सा है कि देखिए अगर हम क्विक रिवीजन की इसकी बात करें तो हमने यही देखा कि इसकी जो यूनिट होती है वाट होती है पावर की और 1 वाट इज़ इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड होता है। 1 किलोवाट क्या होता है? 1000 वाट होता है और 1 किलोवाट बराबर 1000 जूल पर सेकंड होता है। हम लोगों ने बस इतना देखा इस क्वेश्चन में। चलिए इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सी राशि किसी मशीन द्वारा किए गए कार्य की दर को व्यक्त करती है? ये बताइए आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन-सी राशि किसी मशीन द्वारा किए गए कार्य की दर को व्यक्त करती है? Which of the following physical quantities represents the rate at which a machine does work? देखिए, कोई भौतिक राशि में कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। तो यदि 2 मशीन समान कार्य करती हैं, लेकिन पहली मशीन वही कार्य कम समय में पूरा करती है, तो पहली मशीन अधिक शक्तिशाली होगी। जैसा कि मैंने बताया, अगर कम टाइम लेगी तो ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा टाइम लेगी तो इसका मतलब कम शक्तिशाली। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि शक्ति केवल कार्य की मात्रा नहीं बताती है, बल्कि यह बताती है कि वह मशीन कितनी तेज़ी से किया गया, मतलब कोई कार्य कितनी तेज़ी से उसने किया है ना?
मैंने क्या बोला है कि पावर इज अ रेट एट विच वर्क इज डन। इफ टू मशीन परफॉर्म द सेम अमाउंट ऑफ वर्क, द मशीन that completes its less time has greater power. Okay, power tell us how fast work is performed. अगर हम लोग इसके फॉर्मूला की एक बार फिर से लिख लेते हैं हम लोग, पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है। पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है। और हम लोगों ने पीछे भी देखा था कि एक, देखिए थोड़ा बहुत मैं रिपीट करता चलूंगा जिससे आप लोगों को क्या होगा, पूरा अच्छे से याद होता चला जाएगा। एक वाट इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एक जूल पर सेकेंड होता है। एक जूल पर सेकेंड। तो सबसे पहले क्या हुआ है कि देखिए पहला क्वेश्चन, मतलब अगर हम बात करें तो हम लोग से क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सी राशि किसी मशीन द्वारा किए कार्य की दर को व्यक्त करती है। क्योंकि कार्य करने की दर को हम लोग पावर कहते हैं। मतलब इसका मतलब यही हुआ कि यदि कोई मशीन कम समय में अधिक कार्य करती है तो उसकी शक्ति अधिक होगी, है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पावर। क्या हो जाएगा, पावर। अगर हम पहले, देखिए हम लोग देखें कोई ऑप्शन क्यों गलत है। अगर हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये ऑप्शन क्यों गलत है वो देखते हैं। देखिए लगाया गया कुल बल, पहला आंसर है कि लगाया गया कुल, मतलब हम लोग से पूछा ही क्या था कि कौन-सी राशि किसी मशीन द्वारा किए गए कार्य की दर को व्यक्त करता है। देखिए लगाया गया कुल बल, देखिए बल कार्य करने की सहायक हो, देखिए बल बल क्या होता है, कार्य करने में सहायक होता है। लेकिन यह कार्य करने की दर को नहीं बताता है बल, है ना? ये क्या होता है, बल कार्य करने की मतलब सहायता करता है, लेकिन यह नहीं बताता कि उसकी दर क्या है। और दूसरा ऑप्शन देखा जाए कि कुल ऊर्जा की खपत, ये भी बिल्कुल गलती था क्योंकि ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होती है, लेकिन यह कार्य की गति नहीं बताती है ना? और वेग परिवर्तन की दर, और वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण बोलते हैं। इसलिए ये तीनों गलत थे, हमारा केवल पावर सही था इसमें, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने। बाकी हम लोग चीज़ें रिवीजन कर चुके हैं, काफ़ी चीज़ें जिसमें हम लोगों ने इसके यूनिट देख लिए हैं, है ना? 1 वाट बराबर क्या होता है? हाँ, एक चीज़ और यहाँ लिख लीजिए, मतलब अगर क्विक रिवीजन की बात करें, हम लोग क्विक रिवीजन में भी करते हैं ना हर क्वेश्चन पे। अगर हम क्विक रिवीजन इसमें करें, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें लिखिए। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा होगा। सबसे पहले एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ कि जो हमारी कार्य करने की दर होती है, क्विक रिवीजन एक बार कर लेते हैं। कार्य करने की दर, वो हम लोग बात करें तो वो होती है हमारी शक्ति। एक पहला पॉइंट तुम्हारा ये हो गया। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो हम लोग इसका फॉर्मूला देख सकते हैं। पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो एसआई यूनिट की बात कर सकते हैं हम लोग इसकी। एसआई यूनिट बराबर क्या होता है इसकी हमें, वो होता है वाट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जूल पर सेकेंड बोलते हैं, है ना? जूल पर सेकेंड, ये भी ध्यान रखेंगे। और एक चीज और होता है कि एक पॉइंट और देखते हैं, एक वाट बराबर जो होता है हमारा, वो होता है एक जूल पर सेकेंड। और एक चीज और इसमें देखते हैं कि एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि शक्ति जो होती है हमारी, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। एक स्केलर क्वांटिटी है ना? ये ध्यान रखेंगे आप लोग, क्वांटिटी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका करते हैं। देखिए 600 न्यूटन भार वाला एक लड़का 10 मीटर ऊंचाई पर रस्सी के सहारे चढ़ता है। यदि वह यह कार्य 20 सेकंड में पूरा करता है तो उसके द्वारा व्यय की गई शक्ति ज्ञात कीजिए। A boy, a boy weighing 600 Newton climbed a rope to a height of 10 meters. If he completes the climb in 20 seconds, calculate the power delivered by him. देखिए जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु के ऊपर उठा, मतलब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को ऊपर उठाता है या स्वयं ऊपर चढ़ता है, तो वह क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण जो होता है हमारा ना, उसके विरुद्ध कार्य करता है। इस स्थिति में किया गया कार्य जो होता है हमारा, वो क्या होता है, मतलब अगर वो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करेगा तो उसके द्वारा किया गया कार्य हमारा जो हो जाएगा वो होता है डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू एच। ये हो जाएगा। जहां पर हमारा एफ क्या होता है, हमारा एफ जो होता है हमारा वो भार है यहाँ पर, और एच जो है हमारी ऊंचाई है।
और ये दोनों चीज़ दे रखी है हमारी कि एफ इक्वल टू कितना दे रखा है हमारा, ये दे रखा है 600 न्यूटन जो हमारा भार है इसका, और एच ऊंचाई जो दे रखी है हमारी वो दे रखी है 10 मीटर, है ना, ये दे रखा है। और यहीं पर अगर हम पावर की बात करें, पावर अभी हमने पीछे देखा कि पावर क्या होता है, कार को समय से विभाजित करने पर हमको क्या मिलता है, पावर मिलता है, ये हम देख चुके हैं। क्योंकि यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया है, वर्क मिल गया है। उसको अगर हम समय से डिवाइड करते हैं, जैसे कि हमारा 20 सेकंड यहाँ पे दे रखा है, 20 सेकंड पूरा करता है, तो हम लोग क्या निकल आएगा, हम लोग का निकल आएगा आंसर। चलिए करते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ से वर्क निकाल लें, मतलब यहीं पर एक टाइम और लिख लेते हैं, जब सब लिख रहे हैं तो यहाँ से एक टाइम और लिख लेते हैं। टाइम हमारा कितना दे रखा है, 20 सेकंड दे रखा है ना। यहाँ से आप देखिए, अगर वर्क की बात करोगे तो वर्क हमारा कितना आ जाएगा, वर्क हमारा आ जाएगा 60 इंटू 10, सॉरी 600 इंटू 10 हो जाएगा, जो हमारा हो जाता है डब्ल्यू इजकल टू 6000 जूल। ओके, यहाँ से अब हम लोग पावर निकाल लें, तो देखिए अब हम लोग पावर भी बिल्कुल डायरेक्ट भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। अभी हम लोग बस क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, जिससे आप लोग को क्या पता चले कि स्टेप क्या है ना। डायरेक्ट हम लोग भी कर सकते थे कि हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं क्या, पी इजकल टू डब्ल्यू अपॉन टी लिखते हैं, जहाँ डब्ल्यू क्या होता है, एफ इंटू एच अपॉन टी हो जाता है ना, कोई बात नहीं। देखिए, पी इजकल टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है, हम लोगों ने डब्ल्यू क्या निकाला है, 6000, और टाइम कितना निकाला, हम टाइम कितना है हमारा 20 दे रखा है। यहाँ से देखिए जो हमारा पावर आएगा, पावर कितना आ जाएगा हमारा, 300 आ जाएगा। 300 क्या आएगा हमारा, 300 वाट आएगा। तो लड़के द्वारा जो हमारी शक्ति, मतलब जो हमारी वह की कोई शक्ति होगी, वो होगी 300 वाट। और 300 वाट हमारा किस में है, हमारा आंसर सी में है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। कौन सा है, एक मिनट, ये सी आंसर हो जाएगा हमारा। हाँ, तो बस देखिए, अब आप लोग को ध्यान क्या क्या रखना है, इसमें आप लोग को एक चीज ध्यान रखना है कि इस प्रश्न में जो वेट होता है और हाइट होती है, क्योंकि इसमें वेट और हाइट दे रखा है, कभी भी अगर मैं ट्रिक की बात करूँ कि एग्जाम ट्रिक बात, इसको एग्जाम ट्रिक ले लेते हैं हम लोग, कि क्योंकि हम लोग क्वेश्चन में एग्जाम ट्रिक भी देखते हैं, रिवीजन भी देखते हैं। तो अगर हम एग्जाम ट्रिक की बात करें, तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि यदि क्वेश्चंस में कोई भी क्वेश्चन अगर आता है हमारा, क्वेश्चंस में क्या दे रखा हो, वेट दे रखा हो, है ना, वेट न्यूटन में होता है, एंड हाइट दे रखा हो, तो हम क्या कर सकते हैं, वेट इक्वल टू हम लोग क्या लगाएंगे, मतलब सॉरी, वर्क इक्वल टू हम लोग क्या लगाएंगे, वेट इनटू हाइट, है ना, ये फॉर्मूला आप लोग क्या रखोगे। उसके बाद हम लोग क्या लगा लेंगे, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ओके, इसमें लोग गलतियां क्या करते हैं कि इसमें लोग यही, मतलब क्या करते हैं, वेट को मास समझ लेते हैं, बहुत लोग गलती करते हैं, जो एमजीएच वाला फॉर्मूला होता है वो लगाने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है, गलत हो जाता है ना। एमजीएच और वेट इनटू हाइट में बहुत लोग, वही मैंने कहा ना, गलती करते हैं कि वेट को क्या करते हैं, मास समझ लेते हैं, फिर वहाँ गलती हो जाती है। और समय को जैसे कि मिनट में दे रखा होता है, इसमें यहाँ तो सेकंड दे रखा है, बहुत लोग कई जगह मिनट दे रखा होता है, उसको सेकंड में नहीं बदलते हैं, तो उनसे ये मिस्टेक हो जाती है। तो आप लोग एग्जाम में बैठे हो, तो आप लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है ना। अगर आप लोग एग्जाम में बैठे हो, तो आप लोग क्या क्या ध्यान रखोगे, अगर आप लोग के एग्जाम में अ, देखिए, इसको स्टार करके लिख लीजिए। अगर आप लोग को एग्जाम में भार, अगर हम भार की बात करें, जिसको हम लोग वेट बोल रहे हैं, अगर दिया हो, भार दिया हो, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, वर्क इज इक्वल टू, जैसे मैंने बताया, वेट इंटू टाइम, सॉरी, वेट इंटू हाइट ना, वो मेरी मिस्टेक हो गई, वेट इंटू हाइट। और अगर मैं बताऊं, अगर द्रव्यमान लिखा है कहीं, अगर द्रव्यमान दे रखा है भार की जगह, द्रव्यमान, अगर द्रव्यमान या मास, जिसको हम लोग मास बोलते हैं, अगर मास दे रखा है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, वर्क इज इक्वल टू, है ना, एम जी एच।
हम लोग ये फॉर्मूला लगाएँगे। और क्योंकि पावर इज़ इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है, तो इसका एसआई यूनिट जो होता है वो आप लोग को पता ही है, वो होता है वाट। तो इसमें अब क्विक रिवीजन कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग ने हर सारे टॉपिक्स में देख लिए हैं। मतलब हर चीज़ उन्होंने इस क्वेश्चन के जितना ज़रूरी था, और इससे इस चैप्टर के लिए भी जो ज़रूरी था, वो भी तो हम लोग देख चुके हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्या-क्या सीखने को मिलता है हम लोग को। किसी विद्युत उपकरण की शक्ति को किलोवाट तथा वाट दोनों में व्यक्त किया जा सकता है। वाट के संदर्भ में 1 किलोवाट का मान कितना होता है? देखिए, ये क्वेश्चन तो हम लोग पीछे कर चुके हैं। 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट होता है। चलिए इसको थोड़ा अच्छे से हम लोग देखते हैं। देखिए, वाट की एसआई यूनिट क्या होती है हमारी? जो देखिए, वाट की जो एसआई यूनिट होती है, अगर बड़ी यूनिट की बात करें तो वो होती है किलोवाट, है ना? अगर हमने क्या बोला? लार्ज यूनिट, लार्ज, 1 मिनट, लार्जर, अगर हम लार्जर यूनिट ऑफ पावर, पावर की बात करें तो वो क्या होता है हमारा? किलोवाट होता है। किलोवाट, इसको ऐसे लिखते हैं। क्योंकि 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1000 वाट। 1000 वाट हमारा आंसर हो जाएगा, 1000 वाट। ओके? बस अब आप लोग को देखिए, हम लोग से पूछा क्या गया था कि 1 किलोवाट इसके कितने कितने वाट के बराबर होता है? हम लोगों ने आंसर दिया 1000 वाट के बराबर, है ना? तो चलिए, देखिए, कभी भी किलो वर्ड लिखा हो ना, तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? हज़ार पढ़ेंगे। और 1 किलोवाट बराबर हम लोग क्या बोलेंगे? एक अगर 1 किलोमीटर बोला है तो 1000 मीटर हो जाएगा। 1 किलोग्राम बोला है तो 1000 ग्राम हो जाएगा। 1 किलोवाट बोला है तो 1000 वाट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर गलतियाँ क्या होती हैं बहुत लोग से, तो 1 किलोवाट को मतलब बहुत लोग ऐसा करते हैं कि ये 100 वाट समझ लेते हैं, या वाट और जूल में गलती करते हैं। वो तो उन्होंने काफ़ी बार देख लिया कि बहुत लोग गलती करते हैं। और किलोवाट जो होता है ना, वो हमारा क्या होता है? वो पावर होता है, किलोवाट। और जो किलोवाट घंटा होता है, वो एनर्जी होती है। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि ये जो किलोवाट है, वो पावर तो है ही है, और किलोवाट घंटा भी वो पावर समझ लेते हैं, इसलिए वहाँ गलती होती है। तो आप लोग ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हम लोग नोट की बात करें, एक चीज़ नोट कर लीजिए। नोट आप लोग क्या करना है, किलोवाट जो होता है हमारा, अगर हम लोग किलोवाट की बात करें, वो क्या होता है? पावर हम लोग बोलते हैं, है ना? ये पावर के लिए यूज़ होता है। और किलोवाट घंटा, ये किसके लिए यूज़ होता है? ऊर्जा। ये होता है ऊर्जा, वो भी इलेक्ट्रिकल। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना? तो अब आप लोग ध्यान क्या-क्या रखोगे? अब आप लोग को कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। पावर, पावर आप लोग को मैं एक बार फिर से देता हूँ, अगर मैं इसको मैं क्विक रिवीजन में डाल देता हूँ, है ना? जो-जो चीज़ें हम लोग को ध्यान रखनी है, उसको मैं क्विक रिवीजन में डाल देता हूँ। क्विक रिवीजन की बात करें हम लोग, तो क्विक रिवीजन में अगर हम लोग बात करें तो पावर, पावर की बात करें तो पावर की एसआई यूनिट ही देख लेते हैं। पावर एसआई यूनिट, सबसे पहले एसआई यूनिट का रिवीजन कर लेते हैं। वो क्या होती है? हमारी वाट होती है। हमने देखा था, एक चीज़ और देखा था, 1 वाट इज़ इक्वल टू क्या होता है? 1 जूल पर सेकंड होता है। और 1 किलोवाट जो हम लोगों ने देखा अभी पीछे, वो कितना होता है हमारा? 1000 वाट होता है। ये भी हम लोग देखा। और हम लोगों ने देखा 1 हॉर्स पावर देखा हम लोगों ने, है ना? 1 हॉर्स पावर देखा, वो कितना होता है हम लोग का? ये बताइए आप लोग। कमेंट में लिखिए, क्या होता है? 746 वाट। और एक चीज़ और आप लोग लिख लीजिए इसमें, 1 किलोवाट घंटा, ये बराबर होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये नोट्स में और ऐड कर लीजिए। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 275 की बात करें तो एक कार का इंजन 10,000 न्यूटन का बल उत्पन्न करता है। इससे एक कार 2 मिनट में 1.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इंजन की शक्ति ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जब किसी वस्तु को बल लगाकर उसे एक निश्चित दूरी तक विस्थापित किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कार।
मतलब वहाँ कार्य किया गया है। और यहीं यदि मतलब यहीं एक कार्य एक निश्चित समय में किया जाए तो कार्य करने की दर को हम लोग पावर कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं? ऐसे क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले ज्ञात करते हैं, इसका कार्य ज्ञात करते हैं, फिर वहाँ से हम लोग पावर निकाल लेते हैं कि P=W/T होता है। या तो आप डायरेक्ट फ़ॉर्मूला लगा सकते हो P=F/D/T, है ना? डायरेक्ट ये भी फ़ॉर्मूला लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप लोग। चलिए करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे आप लोग को बताना चलता हूँ कि W जो होता हमारा होता है, वो होता है F/D और P क्या होता है? W/T। यहाँ से आप लोग का P क्या हो जाएगा? F/D डिवाइडेड बाई T। ये फ़ॉर्मूला आप लोग याद रखिए। है ना? अभी हम लोग पीछे डायरेक्ट नहीं कर रहे थे, अब हम लोग डायरेक्ट करते हैं। P=F/D डिवाइड बाई T। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, आप लोगों को क्या-क्या दे रखा है? आप लोग को दे रखा है 1 मिनट, आप लोग को दे रखा है कि F क्या दे रखा है हम लोग का? F जो है वो 10,000 न्यूटन दे रखा है। 10,000 न्यूटन दे रखा है और आप लोग जानते हो कि जो हमारी डिस्टेंस दे रखी है, अगर हम डिस्टेंस को D लिखें तो वो कितनी दे रखी है? 1.2 किलोमीटर। इसको अगर हम लोग मीटर में बदलें, जैसे हमने पीछे देखा, तो ये कितनी हो जाएगी? 1200 मीटर। और 2 मिनट दे रखा है, जो हम लोग टाइम की बात करें T, वो 2 मिनट दे रखा है। तो मैंने जैसे बताया कि अगर मिनट में दे रखा हो या घंटे में दे रखा हो, उसको हम लोग किसमें बदलते हैं? सेकंड में बदलते हैं। यहाँ देखिए 120 सेकंड हो जाएगा, 120 सेकंड हो जाएगा। बस अब आप लोगों को करना क्या है? हम लोग को करना यही है कि हम लोग को लगाना है P= ये फॉर्मूला लगा देंगे, P=F/D/T। F हमारा है 10,000 और D कितना है हमारा? D है 1200। और यहीं पर अगर हम लोग इसकी बात करें तो टाइम कितना हमारा? 120, है ना? यहाँ से देखिए 120 ये कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। यहाँ से हमारा P जो आ जाएगा, P कितना आ जाएगा? देखिए 4, 1, 5। इसका मतलब 100K मतलब P की बात करें तो हमारा P कितना आ जाएगा? 100 किलोवाट। 100 किलोवाट आ जाएगा और 100 किलोवाट किसमें हमारा? हमने क्या किया कि ये 3 को क्या हो गया, हम क्योंकि 3 जीरो इसमें लगे हुए हैं तो इसको हम लोग किलो में बदल दिया। तो किलो मतलब 3 जीरो, जैसे मैंने पीछे बताया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? हमारा इसका आंसर हो जाएगा 100 किलोवाट। 100 किलोवाट हमारा किसमें है? ए में है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। है ना? तो बस आप लोग को देखिए, इस क्वेश्चन में आप लोग को ध्यान क्या रखना है? इसमें फ़ोर्स प्लस डिस्टेंस प्लस टाइम दिया हो। जहाँ भी आप लोग को फ़ोर्स, डिस्टेंस और टाइम दिया हो, वहाँ हम लोग फ़ॉर्मूला क्या लगाते हैं? तो हम लोग लगाते हैं P=F/D डिवाइड बाई T लगाते हैं। है ना? बस आप लोग को यहाँ पर देखिए, जो मिस्टेक नहीं करनी है, क्या नहीं करनी है। आप लोगों को किलोमीटर को मीटर में, कुछ लोग क्या होता है किलोमीटर को मीटर में बदलना भूल जाते हैं। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को पहले किलोमीटर में दे रखा है, उसको हम लोग मीटर में बदलेंगे। मिनट को सेकंड में कुछ लोग भूल जाते हैं, तो हम लोग मिनट को सेकंड में बदलेंगे। और क्या होता है कि वाट वाट से किलोवाट में अगर नहीं बदलोगे तो हमारा आंसर नहीं आ जाएगा, है ना? तो इसीलिए हम लोग, अगर हम लोग को वाट में दे रखा है तो उसको हम लोग किलोवाट में बदलेंगे। अगर जहाँ वाट में आंसर पूछ रहा है तो हम लोग उसको वाट में बदलेंगे। अगर हम लोग ये ध्यान रखने वाली बात करें तो हम लोग एग्ज़ाम में यही चीज़ ध्यान रखोगे कि वर्क इज़ इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है ना? पावर इज़ इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। 1 किलोवाट इज़ इक्वल टू 1000 वाट होता है। इसकी एसआई यूनिट वाट होती है। इतनी चीज़ें आप लोग को पता चल गई है। तो चलिए, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसको देखते हैं हम लोग। चलिए, इसमें बोला है कि यदि एक मशीन 15 सेकंड में 3000 जूल कार्य करती है तो मशीन का शक्ति निर्गत कितना होगा? ये बताइए आप लोग। देखिए, अब इसको तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इसको डायरेक्ट कर सकते हो। आप लोग कैसे करोगे? आप लोग सीधे-सीधे एक फ़ॉर्मूला लगाओगे जो हम लोग पीछे पढ़ा कि P इज़ इक्वल टू F इंटू D डिवाइडेड बाई T, है ना? T कितना दे रखा है हम लोग को? 15 सेकंड और F दे रखा है ना? F
30 जूल मतलब 30 जूल दे रखा है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग दे क्या रखा है कि हम लोग को वर्क दे रखा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग वर्क ही तो बोलते हैं यार। कोई बात नहीं, ये फ़ॉर्मूला नहीं लग रहा है, तो हम लोग क्या लगाएँगे P इज़ इक्वल टू W अपॉन T। P इज़ इक्वल टू W अपॉन T लगाएँगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, देखिए W जो दे रखा है हम लोग का वो 3000 दे रखा है, 3000 जूल। यहाँ से 3000 हो जाएगा और टाइम कितना दे रखा है हमारा 15 सेकंड दे रखा है। यहाँ से आप निकालिए P इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30। इसका मतलब 200 जूल की वाट। अगर जूल में लिखना चाहो तो जूल पर सेकंड लिखना पड़ेगा ना, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे वाट, क्योंकि वाट में हमारा आंसर पूछ रहा है। तो मशीन की जो शक्ति हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारी, 200 वाट। हमारा आंसर सी हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर, है ना? बस आप लोग एक चीज़ फ़ॉर्मूला यार, अगर आप लोगों को फ़ॉर्मूला याद होता कि डब्ल P इज़ इक्वल टू W अपॉन T होता है, तो आप लोग ये क्वेश्चन को ईज़िली कर सकते थे। तो बस आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कभी भी यदि किसी कार्य करने में कम समय लगेगा, तो उसकी जो शक्ति होगी, अगर कोई मशीन कम समय में कार्य कर रही है, तो इसका मतलब उसकी शक्ति ज़्यादा होगी, है ना? ये चीज़ ध्यान रखोगे। अगर ज़्यादा टाइम ले रही है, तो समय शक्ति उसकी कम होगी। ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। आप लोग को और क्या-क्या ध्यान रखना है कि अगर आप लोग को कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल आ रहा है ना, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है न्यूमेरिकल में, उसकी यूनिट होती है, कि उसकी यूनिट किस पे है। क्योंकि अगर हम लोग यूनिट की बात करें, अगर मीटर में होगी तो हम लोग उसको क्या बदलते हैं, सॉरी, अगर किलोमीटर में होगी तो उसको हम लोग मीटर में बदलते हैं, अगर घंटे में होगी तो उसको हम लोग सेकंड में बदलते हैं, मिनट में होगी फिर भी सेकंड में बदलते हैं, है ना? और पावर का यूनिट क्या होती है, ये ध्यान रखना है हम लोग को कि पावर की वाट होती है या जूल पर सेकंड होती है। बस ये सब जानने का, वर्क क्या होती है, ये सब आप लोग को पता ही है। तो चलिए, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं पीछे। क्या चीज़ें एक्सप्लेन बार-बार नहीं करनी होती है। यदि एक मशीन टी समय में डब्ल्यू कार्य करती है और उसकी शक्ति पी है, ऐसा बोला जा रहा है। यदि मशीन की शक्ति दोगुनी कर दी जाए, तो समान कार्य करने में कितना समय लगेगा? समझ गए? चलिए, यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क, पावर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये होता है। मीन्स अगर, जो मैंने क्या बोला, फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क, पावर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम होता है। इसका मतलब यही है कि अगर हायर पावर है, इसका मतलब क्या हो गया? हम लोग पीछे देख चुके हैं कि अगर हायर पावर है, इसका मतलब लेस टाइम लगेगा। अगर लोअर पावर है, तो क्या होगा? आप लोग बताइए क्या होगा? मोर टाइम लगेगा, और क्या? सिंपल सा है। क्योंकि मैंने क्या बताया, शक्ति और समय का जो संबंध होता है, वह एक दूसरे के व्यस्क्रमानुपाती होते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने ये देख लिया कि हायर पावर है तो लेस टाइम लगेगा और लोअर पावर है तो हाई मोर टाइम लगेगा। तो यही रीज़न है कि अगर समान कार्य के लिए यदि शक्ति दोगुनी कर दी जाए, तो हमारा जो टाइम हो जाएगा ना, वो आधा हो जाएगा। ओके? मतलब इफ पावर इज़ डबल द टाइम रिक्वायर्ड बिकम हाल्फ, है ना? अगर आप लोग को एक चीज़ और ध्यान रखोगे, अगर इम्पोर्टेंट फॉर्मूले की इसकी बात करें, तो P इज़ इक्वल टू W अपॉन T होता है, ये आप लोगों को पता है। P इज़ इक्वल टू W अपॉन T होता है। यदि कार्य समान होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कर सकते हैं P T1 इज़ इक्वल टू T2 T2, है ना? ये फॉर्मूला आप लोग याद रखोगे, P1 T1 T2 T2, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है। अगर आप लोग को निकालना भी है कि ये कैसे हुआ है, तो अगर ये कैसे हो रहा है कि टाइम हाफ लग रहा है, सी जैसे हमारा जो आंसर आ रहा है, अगर आप इसको निकालना चाहोगे तो चलिए निकालते हैं। क्योंकि मैंने बताया P इज़ इक्वल टू W अपॉन T होता है, तो P2 इज़ इक्वल टू कितना बोलना हमारा, अगर पावर को हम लोग 2P कर दिया जाए, है ना? अगर किसी का पावर P है, अगर उसको हम लोग 2P कर दें, तो टाइम कितना हमारा T2 कितना लग जाएगा हमारा, वो बताना है हमें। तो देखिए, हम लोगों ने जैसे ये पढ़ा कि P1 T1, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, इज़ इक्वल टू P2 T2। यहाँ देखिए P1 ये कितना है, इनटू T है। ये P2 कितना है, 2P है ये, और ये इसको T2 लिख दीजिए।
यहाँ से देखिए पी से पी कैंसल आउट हो जाएगा और ये क्या बचेगा? T2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा? ये T/2 हो जाएगा, है ना? यही हमारा आंसर आ गया था। इसका मतलब यही है कि यदि शक्ति दोगुनी कर दी जाए तो समय हमारा आधा हो जाएगा। ये पॉइंट लिख सकते हैं आप लोग। तो देखिए, अब एग्ज़ाम में आप लोग को क्या-क्या ध्यान रखना है? अगर पावर ज़्यादा देखिए, बस ऐसे कर लीजिए, अगर पावर ज़्यादा, इसका मतलब क्या है हमारा? इसका अगर हमारा मतलब जो अगर हम टाइम जो ले रहे हैं, मैं टाइम को स्मॉल में लिखता हूँ। अगर मैं टाइम जो ले रहा हूँ, वो टाइम कम लगेगा, है ना? अगर पावर ज़्यादा, टाइम कम। और देखिए, पावर और टाइम जो होता है, पावर और टाइम मतलब पावर इंटू टाइम जो है, अगर ये कांस्टेंट है अगर ये कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसके द्वारा किया गया कार्य जो है ना मतलब सॉरी, वर्क जो है हमारा, वर्क जो है वो समान होगा। समान होगा, ये ध्यान रखेंगे। अब देखो, ये तो बात हो गई कि हमने पावर को दुगना कर दिया। पावर को जब हमने दोगुना कर दिया तो हमारा क्या आ गया? टाइम आधा आ गया। अगर यहीं पर अगर हम लोग पावर को क्या करें? 3 गुना कर दें। अगर हमने क्या किया? पावर को क्या किया? मैं ऐसे लिख देता हूँ। पावर को क्या किया हम लोगों ने? 2 गुना किया। जब पावर 2 गुना किया तो हमारा टाइम कितना हो गया? टाइम कितना हो गया? डिवाइड बाय 2 हो गया। जब हम पावर को 3 गुना करेंगे, पावर को 3 गुना करेंगे तो हमारा जो टाइम होगा ना, इसको ऐसे लिख देता हूँ, T/3 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम पावर को अगर हम 4 गुना करेंगे, 4 गुना करेंगे, तो हमारा जो टाइम लगेगा T/4 हो जाएगा। ओके? ये चीज़ ध्यान रखोगे। तो बस आप लोग को और चीज़ें भी ध्यान रखोगे लिखने वाली बात ये है कि मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला पॉइंट क्या है कि अगर वर्क कांस्टेंट है ना? वर्क अगर हम इसको लिख लें स्थिर है, तो हम लोग क्या देखेंगे? हीट क्या होगा? 1/T हो जाएगा ना? इस तरह होगा। इसका मतलब पावर और जो टाइम होते हैं वो एक दूसरे के इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होते हैं। हम लोग पीछे देख चुके हैं। और हम लोगों ने क्या देखा? समान कार्य में क्या होता है? समान कार्य में क्या होता है? P1 T1 इक्वल टू P2 T2, है ना? ये होता है। अ, और उन्होंने क्या देखा कि पावर बढ़े तो टाइम घटेगा और टाइम घटे तो सॉरी, टाइम घटे तो पावर बढ़ेगा और पावर घटे तो टाइम बढ़ेगा, है ना? चलिए, ज़्यादा रिपीट नहीं करते हैं क्योंकि आप लोग को ये याद हो गया होगा, क्योंकि मैं इसलिए बार-बार बोल रहा हूँ कि आप लोग को ये बिल्कुल याद हो जाए, है ना? थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप लोग को बिल्कुल ये अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बताइए आप लोग कि ऊर्जा ई तथा समय टी के पदों में पावर का सही समीकरण कौन-सा होगा? अब ये आप लोग बताइए कि ऊर्जा और टाइम के पदों में शक्ति का सही फ़ॉर्मूला क्या होगा? ये आप लोग बताइए। इसको आप लोग एक बार सोचिए और फिर बताइए। देखिए, पावर किसी कार्य या ऊर्जा के उपयोग या स्थानांतरण की दर होती है ना, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। पावर जो होती है रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। क्योंकि वर्क और ऊर्जा दोनों की एसआई यूनिट क्या होती है? हमारी जूल होती है। इसलिए क्या बोल सकते हैं, शक्ति को ऊर्जा के आधार पर भी व्यक्त किया जा सकता है हम लोग, है ना? ये बोल सकते हैं। इसका मतलब यदि किसी उपकरण द्वारा ई जूल ऊर्जा टी सेकंड में उपयोग की जाती है, तो उसकी शक्ति क्या हो जाएगी हमारी? देखिए, मैंने क्या बोला? यहाँ पे मैंने बोला कि पावर, यहाँ लिख लीजिए आप लोग डेफिनिशन, पावर पावर इज़ द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर और मैंने क्या बोला? रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना? ये होती है डूइंग वर्क
तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यदि किसी उपकरण द्वारा ई जूल ऊर्जा टी सेकंड में उपयोग की जाती है, तो हम लोग शक्ति को कैसे लिख सकते हैं? P इक्वल टू ई अपॉन टी लिख सकते हैं। क्योंकि दोनों की क्या है कि हमारी जो यूनिट है वो सेम है। यहाँ पे ई हमारा क्या है? ई हमारा है एनर्जी, इसको लिख लीजिए। ई जो हमारा एनर्जी है, टी टाइम है, ये आप लोगों को पता है। तो देखिए, अगर मैं इसको बताऊँ कि एनर्जी क्या होती है? एनर्जी बराबर वर्क होती है, पावर बराबर एनर्जी अपॉन टाइम होता है ना? तो यहाँ से आप लोग का एक फ़ॉर्मूला आया कि P इक्वल टू E अपॉन T होता है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, है ना? आंसर तो आ गया। आंसर हमारा आ गया, तो हम लोग को बस कुछ चीज़ें हम लोग को ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर हम एग्ज़ाम ट्रिक ही बोल देते हैं उसको, है ना? हम लोग ट्रिक करके ही लिख रहे हैं, तो पीछे हम लोग इसको भी ट्रिक बोलते हैं। इसको एग्ज़ाम ट्रिक के अंडर लिख लीजिए, एग्ज़ाम ट्रिक। पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या बोला कि जो एनर्जी और टाइम का रेशियो जो होता है, वो हम लोग क्या बोले अभी? वो होता है पावर। एक तो उन्होंने ये बोला और एक क्या होता है कि पावर पावर इनटू टाइम की बात करें, वो होती है हमारी एनर्जी, है ना? ये चीज़ ध्यान रखोगे आप लोग। तो यहाँ पर देखिए कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है हमारी, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि वर्क और एनर्जी को अलग-अलग सूत्र से जोड़ते हैं, पहली बात ये होता है। कुछ लोग क्या करते हैं P इक्वल टू E इंटू टी लिख देते हैं, है ना? जूल और वाट में कन्फ्यूज़न तो रहता ही रहता है। तो सिंपल सा है कि वर्क इक्वल टू एनर्जी, यूनिट के मामले में दोनों की जूल होती है। पावर जो होती है वो एनर्जी डिवाइड बाय टाइम होता है, 1 वाट इक्वल टू 0 सेकंड होता है ना? ये सब हम लोग चीज़ें देख चुके हैं। चलिए, और एक चीज़ और ध्यान रखोगे आप लोग, यहाँ पर ये नोट करके लिख लीजिए यहाँ पर। अगर आप लोग को नोट में लिखना है तो इसको नोट में लिख लीजिए कि यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी की बात करें तो वो होती है जूल, है ना? और यूनिट, 1 मिनट, इक्वल कर देता हूँ इसको मैं। और यूनिट ऑफ पावर की बात करें, वो होती है वाट। ओके? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? कार्य करने की दर को कहते हैं। अब इसका बताइए आप लोग, कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं? इतनी देर से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कितनी बार एग्ज़ाम में आया देखिए, 2018 में कितनी बार आया था ग्रुप डी में, मतलब हर सभी शिफ्ट में लगभग आ ही रहा था, है ना? उसके बाद आप देखोगे कि 2024 में भी आया, ग्रेड थर्ड में आया। उसके बाद अभी देखिए 2025 में फिर पूछ लिया गया कि कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को हम लोग इतने से पढ़ रहे हैं कि उसको हम लोग कहते हैं पावर, शक्ति, है ना? जब इतनी बार पूछ लिया, जब इसने इतनी बार पूछ लिया तो हम इसको रिपीट भी कर लेते हैं कई बार। चलिए इस बार फिर एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं इसके हम लोग डेफिनिशन को। जब कोई व्यक्ति या मशीन किसी कार्य को करती है तो केवल कार्य की मात्रा इसमें इम्पोर्टेंट नहीं होती, बल्कि उसमें यह भी इम्पोर्टेंट होता है कि वह कार्य कितने समय में किया गया। इसका मतलब यही है कि कार्य करने की दर मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम लोग क्या कह रहे हैं? पावर कह रहे हैं। है ना? तो बस एक बार और फॉर्मूला लिख ले लेते हैं। जब इतनी बार एग्ज़ाम में आया तो हम लोग इसको और फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं, W/T, है ना? चलिए, तो इसमें यही पूछा गया गया था कि कार्य करने की दर को कहते हैं, कार्य करने की दर को हम लोग पावर कहते हैं। और जैसे कि अब देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें दे रखा है ऊर्जा, वेग, बल। जब इतने ऑप्शन दे रखे हैं कि ऊर्जा है या वेग है या बल है, तो चलिए इसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्यों गलत है ये? हमारा पावर ही क्यों सही हुआ? तो देखिए, अगर ऊर्जा क्यों गलत है? क्योंकि ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होती है, कार्य करने की दर नहीं होती। और वेलोसिटी जो है हमारी, वेग दूरी तय करने की दर है ना? कोई दूरी तय करने की दर होती है, कार्य की नहीं। और वहीं अगर हम बल की बात करें, बल किसी वस्तु की गति या अवस्था में परिवर्तन लाता है।
कार्य करने की दर नहीं। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, कार्य करने की जो दर होती है वो हमारी पावर होती है ना? तो चलिए इसके अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसके पॉइंट तो आप लोगों को कुछ बताना है नहीं, आप लोग को सही बता दिया हूँ। इसकी अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 281, यदि कोई कार 30 सेकंड में डब्लू कार करता है, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी? ये बताइए आप लोग। ये तो यार बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया था, जो हम लोग स्टार्टिंग से यही चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि डब्ल्यू अपॉन टी होती है ना? इसमें तो हमें लगता है किसी की गलती नहीं होगी, डब्ल्यू अपॉन टी। मैंने क्या कहा था? कुछ लोग इसको भी टिक के आएँगे TYW, है ना? कुछ लोग इसको भी टिक करके आएँगे T इंटू डब्ल्यू। यही मैं बोल रहा हूँ, जो मिस्टेक्स जो होती है हमारी, वो क्या होता है कि क्या क्या नहीं करना है, वो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ कि आप लोगों को क्या-क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, कि टी अपॉन डब्ल्यू केवल ले लेते हैं, वो मिस्टेक्स होती है। कुछ लोग होता है कि उसके यूनिट में ही परेशान रहते हैं कि जूल होता है कि वाट होता है ना? तो ये सब चीज़ें आप लोग हमेशा ध्यान रखोगे। बस आप लोग ध्यान रखोगे, जूल जो होता है हमारा वर्क की वो यूनिट होती है, और ये जो पावर की यूनिट होती है वो वाट होती है ना? चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें हम लोग पीछे काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब इसमें बोला है कि शक्ति का सूत्र मतलब E इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी है। जहाँ डब्ल्यू किसी प्रतिनिधित्व मतलब किसका प्रतिनिधित्व करता है, ये बताना है हमें। डब्ल्यू किसको प्रतिनिधित्व करता है? हम लोग इसको कई बार देख चुके हैं। कि देखिए, डब्ल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि ऊर्जा कर रहा है, भार कर रहा है, वाट कर रहा है या कार्य कर रहा है। तो जैसा कि हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, P इक्वल टू क्या देखा था हम लोगों ने, डब्ल्यू अपॉन टी होता था। जहाँ पर हम लोग ने क्या बताया था कि जो डब्ल्यू होता है ना, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो करता है हमारा वर्क को। और वर्क की जो मतलब ये वर्क करता है, इसकी यूनिट जो होती है वो जूल होती है। और ये जो करता है वो टी समय करता है, और पी जो है हमारा वो तो आप लोग जानते ही हो, जो पूछ रहा है हम लोग से। तो बस आप लोग को यही ध्यान रखना है, पे डब्ल्यू जो होता है वो वर्क को रिप्रेजेंट करता है ना? चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले थोड़ा कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं कि जो ऊर्जा है ना, ऊर्जा का जो हम लोग इसमें कुछ चीज़ें छोटी-मोटी चीज़ें देख लेते हैं कि ऊर्जा का जो हम लोग प्रतीक यूज़ करते हैं वो ई यूज़ करता है ना? ऊर्जा के लिए जो प्रतीक यूज़ करते हैं वो कैपिटल ई यूज़ करते हैं। भार के लिए जो प्रतीक यूज़ किया जाता है, समानता हम लोग क्या करते हैं, एफ से करते हैं या एमजी से करते हैं। और आप लोगों को पता है वाट शक्ति की इकाई है, और डब्ल्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? हाँ, यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न मत हो जाना कि ये जो डब्ल्यू वाट जो लिखा है ना वाट, है ना? ये जो डब्ल्यू यहाँ ये वाला वाट है, मतलब यहाँ देखिए आप लोगों ने यहाँ कन्फ्यूज़न हो सकता है कि यहाँ जो डब्ल्यू दे रखा है, कहीं इसी को तो हम लोग नहीं बोल रहे हैं वाट, है ना? उससे कन्फ्यूज़न नहीं होना है। क्योंकि वर्क वर्क को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डब्ल्यू बोलते हैं, है ना? ये थोड़ा मिस्टेक हो सकती है आप लोग से। चलिए, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इस पे ज़्यादा बताना नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ा चीज़ें डिस्कस कर ली है कि आप लोग अगर बेसिक्स भी कुछ दिक्कत आती है, तो वो भी आप लोग इसमें समझ सकें। इसमें बोला निम्न में से कौन-सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर, रेट ऑफ डूइंग वर्क को मापती है? तो बताइए आप लोग, सिंपल सा, डूइंग ऑफ वर्क को क्या बताता है हमारा? पावर बोलता है ना? डूइंग ऑफ वर्क, पावर। देखिए, अगर मैं समझाऊँ कि मान लीजिए 2 मज़दूर हैं, समान कार्य वो कितना करते हैं, 1000 जूल कार्य करते हैं। पहला क्या करता है कि वो 10 सेकंड लेता है, दूसरा क्या करता है 20 सेकंड लेता है। अगर दोनों ने कार्य समान किए, लेकिन पहले मज़दूर ने क्या किया, देखो कार्य उनका समान है, लेकिन पहले मज़दूर क्या कर रहा है, कम समय ले रहा है। तो इससे क्या हमें पता चलेगा कि इसकी शक्ति अधिक है ना? इसका मतलब यही बोल सकते हैं कि शक्ति केवल कार्य की मात्रा नहीं बताती है, बल्कि यह भी बताती है कार्य कितनी तेज़ी से किया गया है। हाँ, समझ गए ना? अगर मैं जो एक्सप्लेन किया, मैं आप लोगों को इंग्लिश में बता देता हूँ। मैंने क्या कहा कि पावर इज़ द रेट एट व्हिच वर्क इज़ डन। सपोज़ टू वर्कर परफॉर्म 1000 जूल ऑफ वर्क, वर्कर ए फिनिशेस इन 10 सेकंड और वर्कर बी finishes it in 20 seconds. Although both perform the same work, worker A has greater work. Okay? Because power is completed in
लेस टाइम। कितनी चीज़ ध्यान रखोगे? देखिए, अब ये देखिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया हमारा? आंसर तो हमारा डी आ गया कि इस पावर होगा इसका। अब कुछ ये जो हमारे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं गलत क्यों है? देखिए, अगर हम बल की बात करें तो बल किसी वस्तु की गति या अवस्था में परिवर्तन लाता है, लेकिन कार्य करने की दर नहीं मानी जाती है और वेग दूरी तय करने की दर होती है, कार्य करने की दर नहीं। और ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होती है, कार्य करने की दर नहीं। इसलिए हमारा एक ही आंसर बचता है वो पावर, जिसको हम लोग रेट ऑफ डूइंग वर्क बोलते हैं, है ना? और बाकी एक बार मैं फिर से याद दिलाता हूँ, ये जो पावर होती है ये स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पावर का सही सूत्र क्या है? क्योंकि अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता रहा हूँ। बस थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, इसके जो ऑप्शन है उसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, है ना? क्योंकि कई फॉर्मूले देख रहे संवेग बटे टाइम लिखा है, ये सब लिखा है। उससे पहले से अगर हम आंसर की बात करें, पावर क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन टी, मतलब वर्क अपॉन समय। इसका मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा ना? इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए, बस आप लोग को थोड़ा एक चीज़ ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि देखिए, क्या ध्यान रखने की, पावर किसी कार्य करने की दर होती है। यदि कोई व्यक्ति कम समय में अधिक कार्य करता है तो उसकी शक्ति अधिक होगी, है ना? तो मतलब पावर का फॉर्मूला होता है कि वो होता है पी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है। बस एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखेंगे हम लोग, मतलब अगर हम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला की बात करें एक और, कि जैसे हम लोग जो फॉर्मूला दे रहे थे, एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला इसमें जोड़ देते हैं, है ना? इम्पोर्टेंट फॉर्मूला पी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी तो हम लोग बहुत देर से देखते आ रहे हैं। एक फॉर्मूला और होता है पी इज़ इक्वल टू एफ इंटू वी, है ना? जहाँ वी क्या होता है हमारा? वी है हमारा वेलोसिटी। ये फॉर्मूला और आप लोग ध्यान रखोगे। और एफ जो है हमारा वो फ़ोर्स है, वो आप लोग को पता ही है। हाँ? तो अब आप लोग देखिए कि ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन-सा क्वेश्चन कब गलत है, क्यों गलत है? देखिए, मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, ये शक्ति का सूत्र तो नहीं होता है। स्पीड अपॉन टाइम जो होता है हमारा, वो तो होता है हमारा एक्सेलरेशन, है ना? और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होता है वो हमारा वेलोसिटी होता है। ओके? तो हम लोगों ने क्या-क्या देखा? अगर हम एग्ज़ाम बूस्टर की बात करें, एग्ज़ाम बूस्टर में हम लोग क्या-क्या देख सकते हैं? एक बार देख लेते हैं एग्ज़ाम बूस्टर में। एग्ज़ाम बूस्टर में उन्होंने देखा कि P इज़ इक्वल टू W अपॉन T, और एक पॉइंट देखा P इज़ इक्वल टू FV, है ना? ये फ़ॉर्मूला देख लिया। और एक फ़ॉर्मूला देख रखा P इज़ इक्वल टू VI, जो हमारा ओह्म्स लॉ से निकाला था उन्होंने, है ना? इतनी चीज़ें आप लोग को पता चल गई है। पावर को हम लोग फ़ोर्स इंटू वेलोसिटी भी बोलते हैं। ये तो हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं इसमें अब। 285 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोहन का द्रव्यमान 40 केजी है। वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊँचाई 15 सेंटीमीटर है तो मोहन की शक्ति ज्ञात कीजिए। चलिए इसको करते हैं हम लोग। देखिए, जब कोई व्यक्ति सीढ़ी चढ़ता है तो वह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है। इसका मतलब उसके द्वारा किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर हो जाएगी, है ना? जो होती है W इक्वल टू, मतलब कार्य बराबर mgh, कार्य बराबर W W अपॉन सॉरी W बराबर mgh होता है। और आप लोग जानते हो कि पावर इक्वल टू क्या होता है? पावर इक्वल टू W अपॉन T होता है। तो हमें अगर शक्ति निकालनी है, मतलब पावर निकालनी है, तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से पावर इक्वल टू हो जाएगा mgh डिवाइडेड बाई T। ओके? मैंने क्या बोला? व्हेन अ पर्सन क्लाइंब स्टेयर्स, he does work against gravity. The work done is equal to the increases in gravitational potential energy. ओके? तो यहाँ पर हमने क्या लगाया कि P इक्वल टू mgh डिवाइड बाई T, ये हो गया। अब हम लोग को डेटा क्या गिवन है देखिए, हम लोग को जो द्रव्यमान गिवन है वो कितना दे रखा है? 40 केजी। तो द्रव्यमान गिवन है,
हमारा जी की वैल्यू पता है कितनी है हमारी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई दे रखी है, देखिए कितनी दे रखी है। अगर हम प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई देखें तो सीढ़ी की ऊंचाई दे रखी है प्रत्येक की 15 सेंटीमीटर, है ना? तो अगर हम उसको एच बोल दें तो एच इक्वल टू क्या हो रहा है कि वो 15 सेंटीमीटर है। तो हमें सेंटीमीटर किसमें बदलना पड़ेगा, हमें मीटर में बदलना पड़ेगा। तो हम उसको क्या कर देंगे, 0.15 मीटर हो जाएगा। अगर हम सीढ़ियों की कुल संख्या की बात करें तो वो देखिए आप, मतलब 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। 10 सेकंड में कितनी सीढ़ी चढ़ता है? 50 सीढ़ियाँ। तो सीढ़ियों की संख्या की अगर बात करें, अगर अ, 50 स्टेप्स, है ना? 50 स्टेप्स हैं, ऐसे ही लिख देते हैं 50 स्टेप्स। स्टेप्स मतलब ये सीढ़ियों की संख्या है और टाइम कितना दे रखा है हमारा? 10 सेकंड में, हाँ। 10 सेकंड में वो 50 सेकंड सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। अगर इसकी हम टोटल हाइट निकालें, अगर हम एच की बात करें, कैपिटल, एक मिनट, इसको हम लोग कैपिटल एच बोल देते हैं, ओके? और अगर हम टोटल हाइट की बात करें, टोटल हाइट अगर हम एच बोल देते हैं तो क्या हो जाएगा देखिए, सीढ़ियों की संख्या लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना? सीढ़ियों सीढ़ियों की संख्या सीढ़ियों की संख्या इंटू प्रत्येक सीढ़ी की ऊँचाई। प्रत्येक सीढ़ी की ऊँचाई, ये होगा टोटल। ये क्या है हमारा? ये मैंने बोला कि कुल ऊँचाई है, कुल ऊँचाई, हाँ? ये आप लोग ध्यान रखो, कुल ऊँचाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सीढ़ियों की संख्या इंटू प्रत्येक सीढ़ी की ऊँचाई। यहाँ से जो हमारे एच की वैल्यू जो निकलेगी, वो ये सीढ़ियों की संख्या कितनी है हमारी? 50 सीढ़ियाँ हैं और एक प्रत्येक सीढ़ी की ऊँचाई कितनी है हमारी? 0.15 मीटर। यहाँ से आप निकालोगे तो ये आएगी, एच की वैल्यू जो आएगी, वो 7.5 आ जाएगी, 7.5 मीटर, ओके? यहाँ से बस पी की वैल्यू इसमें रख दीजिए। मतलब पी में क्या करो कि एमजीएच में इसकी वैल्यू रख दीजिए। एम कितना हमारा? 40 है, जी कितना है? 10 है और एच कितना है? 7.5 है और टी हमारा कितना है? टी हमारा कितना है? टी की बात करूँ 10 है ना? हाँ, 10 है। अब 10 से 10 काट दीजिए, उसके बाद देखिए ये काट करिए, 5 चौको 20, 0, 5 सत्ते 35, 33, कितना हो जाएगा हमारा? 1 मिनट फिर से करते हैं, देखो 28, 2, 30। इसका मतलब ये देखिए 300 आ जाएगा हमारा, और 300 क्या हो जाएगा इसका यूनिट? वाट में हो जाएगा। इसका आंसर जो आएगा वो 300 वाट आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो एग्ज़ाम, अगर हम बूस्टर की बात करें जो हम लोग देखते हैं, उसमें बस कुछ स्टेप्स आप लोग को ध्यान रखने हैं कि अगर हम इसमें बस आप लोगों को कुल ऊँचाई निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें 50 सीढ़ियाँ दे रखी थी और प्रत्येक सीढ़ी की ऊँचाई दे रखी थी। यहाँ से बस आप लोग क्या करोगे, कुल ऊँचाई निकालो। वो कैसे निकालोगे? सीढ़ियों की संख्या जो कि 50 दे रखी थी, इंटू हम क्या करेंगे प्रत्येक सीढ़ी की ऊँचाई, तो हमारे यहाँ कुल ऊँचाई निकल जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सूत्र लगाएँगे, एमजीएच डिवाइड बाय टी, है ना? अब कॉमन मिस्टेक देख लेंगे इसमें क्या-क्या नहीं करनी है आप लोग को। देखिए, इसमें 15 सेंटीमीटर को हम लोग क्या करेंगे, मतलब देखो 15 सेंटीमीटर को हम लोग कभी 15 मीटर नहीं मानेंगे, क्योंकि उसको हम लोग को चेंज करना पड़ेगा मीटर में। और कुल ऊँचाई, मतलब कुल ऊँचाई निकालना ज़रूरी है हम लोग को। कुल ऊँचाई होगी तभी हम लोग इसको निकाल पाएँगे। कितनी ऊँचाई तक जा रही है पहले ये भी तो पता होना चाहिए ना, तभी तो हम लोग निकालेंगे। और बस पावर निकालते समय समय मतलब समय से भाग देना कुछ लोग भूल जाते हैं, क्योंकि कभी-कभी होता है क्या, डब्लू निकालते हैं उसके बाद फिर आंसर ढूँढते हैं कहाँ गया, है ना? ये भी करते हैं। तो सिंपल सा है, कभी भी अगर सीढ़ी वाला कोई क्वेश्चन आता है, सीढ़ी चढ़ने वाला, तो वहाँ हम जो वर्क होता है वो एमजीएच के बराबर हो जाएगा, है ना? उसके बाद हम लोग पावर पावर डब्ल्यू अपॉन टी लगा देते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखोगे, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, है ना? और पावर का जो एसआई यूनिट है वो तो आप लोगों को पता ही है, वाट होती है। तो अगर हम लोग इसमें स्टेप देखें तो सबसे पहले स्टेप है हाइट, फिर एमजीएच, है ना? फिर डिवाइड बाय टाइम करते हैं तो हमारा पावर निकल आता है। ओके? अब कुछ लोग को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि हमने क्या किया कि डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एमजीएच ही क्यों लिया, है ना?
W इक्वल टू mgh कैसे ले लिया? देखिए, W इक्वल टू mgh देखिए, जब कोई व्यक्ति सीढ़ी चढ़ता है, तो वो अपने शरीर को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर उठाता है, ठीक? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण हमेशा वस्तु को नीचे की ओर ढकेलती है, हमेशा वस्तु को नीचे की ओर खींचती है, तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर उठना है हम लोग को, है ना? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर खींचती है, जबकि जो व्यक्ति होता है, वो ऊपर की ओर ले जाता है, मतलब अपने आप को ऊपर की ओर ले आता है। इसलिए व्यक्ति को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध एक कार्य करना पड़ेगा। जो कार्य मतलब जो हमारा मतलब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जो हमारा कार्य करेगा, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए एक लड़का है जिसका द्रव्यमान क्या है 40 केजी है, ओके? और वो क्या करता है 5 मीटर ऊँची सीढ़ी चढ़ता है ना? 5 मीटर ऊँची सीढ़ी चढ़ता है तो। उसके ऊपर उठने के लिए गुरुत्वाकर्षण के बराबर बल जो लगेगा वो क्या होगा mg लगेगा, है ना? गुरुत्वाकर्षण के कारण जो बल लगेगा वो लगेगा mg, उसपे एक mg बल लगेगा। और अगर हम उसका कार्य देखें, तो कार्य बराबर क्या होता है? F इंटू डी। यहाँ डी बराबर क्या हो जाएगा? ऊँचाई कितनी तय कर रहा है, वो हो जाएगा। यहाँ से देखो हमारा एक फ़ॉर्मूला आता है, mgh आ जाएगा, है ना? मैंने क्या किया, जब वो ऊपर चढ़ रहा था, उस पे एक बल लग रहा था F, क्या लग रहा था? mg लग रहा था, है ना? और आप लोग जानते हो W इज़ इक्वल टू क्या होता है? F इंटू डी होता है। F इंटू डी होता है, तो यहाँ बस रख दीजिए F की जगह क्या रखना है हम लोग को? mg रखना है। और वो जो जितनी ऊँचाई मतलब ये डिस्टेंस कवर करेगा, इसका मतलब ये ऊँचाई, h ऊँचाई तय करेगा, तो यहाँ से ये h आ जाएगा d की जगह। बस यहाँ से हमारा एक फ़ॉर्मूला बन जाता है W इक्वल टू mgh, है ना? यही सीढ़ी में यूज़ होने वाला है। ओके? चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो इसको करिए आप लोग, इसको आप लोग पहले ट्राई करिए। अगर आप लोग पेन पेपर लेके बैठे हुए हो, मतलब जहाँ सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन, तो इसको ट्राई करिए एक बार। फिर हम लोग करते हैं इसको अच्छे से। ओके? इसमें देखिए, आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो लड़के द्वारा व्यय की गई शक्ति निकालिए। और ये क्वेश्चन नंबर 246 है, इसमें 6 लिख गया है। ओके? 246 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, जब किसी वस्तु को बल लगाकर उसे एक निश्चित दूरी तक ले जाया जाता है, तो कार्य उसको क्या कहते हैं? उसका मतलब हम लोग क्या कहते हैं, वो कार्य उसको हम लोग कहते हैं वो कार्य कर रहा है। और किसी निश्चित समय में करता है, तो उसको हम लोग शक्ति बोलते हैं। है ना? ये चीज़ें तो हम लोग पीछे देख चुके हैं। और आप लोग को अब तो पता चल गया है कि क्या होता है कि जो हमारा पावर होता है, वो F इंटू डी डिवाइडेड बाई टी होता है। ओके? F इंटू डी डिवाइड बाई टी होता है। जहाँ से आप लोग देख रहे हो कि F इक्वल टू कितना दे रखा है आप लोग को? 600 दे रखा है, 600 न्यूटन। डी इक्वल टू कितना दे रखा है? 20 मीटर, है ना? और 4 मिनट दे रखा है, बस इतना ही आप लोग को ध्यान रखना है, 4 मिनट दे रखा है। जब आप लोग को 4 मिनट दे रखा है, इसको सेकंड में कैसे बदलोगे? 4 इंटू 60, 6 जगह 24, 240 सेकंड हो जाएगा ये। ये क्या था? हमारा टाइम था। अब देखो हम लोग को डी भी आ गया, एफ भी आ गया और टी भी आ गया, है ना? यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग पावर निकालेंगे कि एफ 600, डी जो है 20 मीटर और टाइम जो हमारा 240, है ना? ये आता है। यहाँ से हमारा जो पावर आएगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, देखिए आप जब इसको सॉल्व करोगे, 6 को 24, 6 चौको 24, 2 दूनी 4 और 2, इसका मतलब ये आ जाएगा 50, है ना? 50 वाट। 50 वाट आ जाएगा। और 50 वाट किसमें है हमारा आंसर में? देखिए 50 वाट हमारा ए में है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ओके? बस आप लोग को यहाँ फ़ॉर्मूला याद रखना था, P इज़ इक्वल टू F इंटू डी, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि 50 द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊँचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी पावर ज्ञात कीजिए। जैसे अभी मैंने बताया, सीढ़ी वाले जो क्वेश्चन आएँगे ना, मतलब जब कोई व्यक्ति सीढ़ी चढ़ता है, तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, जैसे मैंने पीछे बताया। तो कार्य के कारण उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है ना? उसकी जो मतलब जो कार्य करेगा, उससे क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि वो ऊपर सामान ले जा रहा है। तो किया गया कार्य किसके बराबर हो जाएगा? mgh के। जैसे मैंने पीछे ही बताया, किया गया कार्य जो हो जाएगा वो mgh के बराबर हो जाएगा।
यहाँ से P इक्वल टू क्या हो जाता था हमारा, mgh डिवाइड बाई टी, है ना? ये होता था। बस आप देख लो क्या-क्या दे रखा है और क्या-क्या निकालना है। बस देखिए आप लोग क्या-क्या दे रखा है, मीटर m मतलब जो m द्रव्यमान दे रखा है वो 50 केजी दे रखा है और g जो दे रखा है वो 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है, पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है ना? और आप देख रहे हो कि 15 सेंटीमीटर है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 15 सेंटीमीटर इसको मीटर में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे? 0.5 तब 10 100 से भाग दे देंगे ना, मीटर हो जाएगा, ओके? और टाइम जो दे रखा है आप लोग को 40, 1 मिनट, टाइम जो दे रखा है वो 9 सेकंड दे रखा है, ओके, 9 सेकंड दे रखा है। और एक चीज़ और देख रहे होगे कि सीढ़ियों की संख्या जो दे रखी है, ये भी काम आएगा ना, ये मैंने देखा क्या क्या काम आता है। सीढ़ियों की संख्या, वो कितनी दे रखी है? 40 दे रखी है, ओके? और प्रत्येक सीढ़ी की जो ऊँचाई है वो 15 सेंटीमीटर है, जिसको मैंने मीटर में बदल दी। सॉरी ये ऊँचाई नहीं थी, ये प्रत्येक सीढ़ी की ऊँचाई थी, ओके? तो जिसको उन्होंने मीटर में बदल दिया कि मतलब एक एक सीढ़ी की ऊँचाई कितनी है? 0.15 मीटर। यहाँ से कुल ऊँचाई अगर निकालोगे, कुल ऊँचाई हमने क्या कहा था हमने? कुल ऊँचाई, कुल ऊँचाई जिसको हम लोग स्मॉल h बता रहे हैं, वो कितनी हो जाएगी? 40, मतलब टोटल सीढ़ियाँ इंटू एक सीढ़ी की ऊँचाई प्लस 0.15, इसको 0 कर देता हूँ। इसको थोड़ा सिंपलीफाई करोगे तो ये आ जाएगी 6 मीटर। मतलब चौको 60 होता है और एक दो डबल जीरो लगाओगे तो ऐसा हो जाएगा कि 6 मीटर आ जाएगा ना। अब देखो यहाँ से h आ गया, हमारा t आ गया और हमारा g भी पता है, m भी पता है। बस यहाँ पर फॉर्मूला रख दो कि p इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है हमारी 50, g की कितनी है हमारी 10 और h कितना है हमारा है, और t कितना है हमारा, t है 9, है ना? t है 9। बस आप क्या करो कि यहाँ से देखिए 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, बस यहाँ से क्या करो कि 100 1000 बटे 3 आ जाएगा। इसका मतलब जो पावर आ जाएगा हमारा, ये 3 तिक्का 9 और उसके बाद 1 3 तिक्का 9 और 3 तिक्का 9, यही आता रहेगा हमारा। तो मतलब यही हमारा पावर आ जाएगा, इतना वाट। 3 तो 65.33, तो ये हमारा ए में है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे बोला है कि उस भौतिक राशि का नाम बताओ जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। अब ये बताइए, इसका आंसर आप लोग दीजिए कि उसको उसको हम लोग अभी पिछले क्वेश्चनों में, मतलब आने वाले पिछले क्वेश्चनों में हम लोगों ने इसको किया था, है ना? जो लोग कर चुके हैं उसमें उन्होंने बात की थी कि अगर बल इंटू वेग के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? हम इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो P इक्वल टू, सॉरी मैंने बता दिया क्या? चलिए बता ही देता हूँ। देखिए जब कोई बल किसी वस्तु पर कार्य करता है और वस्तु वेग से गति कर रही होती है, तो उस पर तो उस बल द्वारा उत्पन्न मतलब जो इंस्टेंटेनियस पावर जो होती है ना? जो इंस्टेंटेनियस पावर होती है, बल और वेग के गुणनफल के बराबर होती है। मैंने क्या बोला? व्हेन अ फोर्स एक्ट एज़ अ मूविंग ऑब्जेक्ट with velocity, the instantaneous power delivered by the force is equal to the product of the force and velocity, जो होता है P इक्वल टू एफ इंटू वी। ओके, हाँ, देखिए ये जो फॉर्मूला है ना, ये क्या होता है, फोर्स और इस फॉर्मूले को हम लोग फोर्स और वेलोसिटी दोनों मतलब इससे ज्ञात कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से। अब देखिए, अगर ये होता है तो आप जानते हो कि अ, देखिए अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लेते हैं। P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है, ये आप लोगों को पता है। और डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू डी होता है ना? कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लेते हैं। और आप लोग जानते हो कि वी इक्वल टू क्या होता है, वी इक्वल टू डी अपॉन टी होता है ना? डी अपॉन टी होता है, तो यहाँ से अगर आप पी लिखना चाहोगे तो देखिए एफ इंटू डी अपॉन टी, है ना? ये फॉर्मूला भी इन्होंने पीछे पढ़ा था और हम लोगों ने यहाँ से निकाल भी लिया वेलोसिटी से।
है ना? ये वैल्यू इसमें रख दी, तो हमारा ये भी निकल गया। तो ये फ़ॉर्मूला हम लोग निकाल चुके हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि P इज़ इक्वल टू क्या होता है हमारा FV। हाँ, ये फ़ॉर्मूला हम लोग पढ़ लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि वेलोसिटी जो बराबर हो जाएगी, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, जिससे हमारा क्या होता है, पावर होता है, वो बल इंटू वेग के बराबर होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, पावर। इसका आंसर हो जाएगा पावर। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए आप लोग, इसको पढ़िए और करिए। यदि एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल कार्य करता है तो उसकी पावर बताइए। सिंपल सा बता दीजिए तुरंत, जल्दी से आंसर इसका। पावर बताते हैं हम लोग, पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन टी, है ना? पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी 1000 और डिवाइड बाई 2, हमारा कितना आ जाएगा, पी इक्वल टू 500 वाट। आंसर कौन सा, हमारा सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। इसमें बोला है 40 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 4 सेकंड में 5 मीटर ऊंचाई ऊंची सीढ़ी चढ़ता है, प्रत्येक द्वारा विकसित शक्ति कितनी होगी। एक मिनट, उसके द्वारा विकसित शक्ति कितनी होगी, ओके ये निकालना है। तो आप लोग जानते हैं इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, पी इक्वल टू, हम लोग पीछे भी देख चुके हैं सीढ़ी वाले में, एम जी एच, कि ऊपर क्यों चल रहा है और एच ऊंचाई तक चल रहा है, तो और डिवाइड बाई टी, है ना, ये लगेगा। बस यहाँ पर क्या क्या दे रखा है वो देख लीजिए। बस यहाँ पर जो हमारा द्रव्यमान दे रखा है वो 40 केजी दे रखा है ना? एच दे रखा है वो 5 मीटर चल रहा है, तो 5 मीटर लिख लीजिए ऊंचाई। टी कितना है, 4 सेकंड, है ना? सेकंड में दे रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक चीज और दे रखा है, जी कितना नहीं दे रखा है, जी तो हम लोग मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, बस क्या करो कि यहाँ फॉर्मूला रख दो, ये 40, जी इक्वल टू 10, एच कितना है हमारा, एच है हमारा 5, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारा 10, 10 से 10 कट जाएगा, 5 को 20, इसका मतलब कितना आ जाएगा, 5 को 20 है ना, 200, 200 आएगा ना, 5 को 20 2000 आ जाएगा, सॉरी। यहाँ कुछ मिस्टेक हो रहा है, एक मिनट सॉरी, यहाँ कुछ मिस्टेक हुई है हमसे। यहाँ से जो टाइम दे रखा है वो 4 सेकंड दे रखा है यार। यहाँ देखिए ये 4 से 10 बार जाएगा, तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, पावर कितना आ जाएगा हमारा, 500 आ जाएगा, 500 वाट, है ना? 500 वाट किसमें हमारा, फिर से ही देख लेते हैं। बस इसमें फॉर्मूला रख दीजिए कि जो एम द्रव्यमान कितना है 40, और जी कितना है 10, एच कितना है हमारा 5, डिवाइड बाई टाइम कितना है 4। यहाँ से पावर जो आएगा हमारा, देखिए 4 से काट दो एक बार 10 से आएगा, तो यहाँ से देखिए पावर जो आ जाएगा 500 वाट आ जाएगा। 500 वाट आ गया। ये कभी-कभी पावर क्या होगा, जूल पर सेकंड भी देगा, तो हम लोग उससे घबराएँगे नहीं, बस वो जूल पर सेकंड में भी हम लोग को उसकी पावर का ही यूनिट होती है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये देख लीजिए। इसमें बोला है कि देखिए, इसको करिए, सॉल्व करिए इसको। 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 291 नंबर पे 45 सीढ़ियाँ 10 सेकंड चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊँचाई 16 सेंटीमीटर, तो इसकी शक्ति क्या होगी? देखिए इस तरह क्वेश्चन हम लोग काफ़ी बार कर चुके हैं। इसको आप लोग डायरेक्ट करिए अब। हुँ? इसमें हम लोग ज़्यादा डायरेक्ट करते हैं। देखिए, सिंपल सा बस एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि एच इक्वल टू क्या होता है? एन इंटू हाइट, हाइट, हाइट ऑफ 1 स्टेयर, 1 स्टेयर, है ना? ये चीज़ ध्यान रखोगे बस, इसको कहीं लिख भी लीजिए आप लोग। हाइट क्या होगा? नंबर ऑफ टोटल सीढ़ियाँ इंटू हाइट ऑफ 1 स्टेयर्स, ओके? और हम लोग इसमें फ़ॉर्मूला क्या लगाएँगे? P इक्वल टू mgh, क्योंकि द्रव्यमान दे रखा है और ऊँचाई दे रखी है, तो हम लोग ये mgh डिवाइड बाय T लगाएँगे। बस इसमें लगा दीजिए, क्योंकि आप लोग को देख रहा हो कि द्रव्यमान जो हमारा दे रखा है, वो कितना दे रखा है?
द्रव्यमान कितना दे रखा है आप लोग बताइए? 50 दे रखा है, 50 केजी। और ऊँचाई कितनी दे रखी है? ऊँचाई तो निकालनी पड़ेगी ना? ऊँचाई की कितनी निकालनी पड़ेगी? देखिए 45 सीढ़ियाँ दे रखी है और एक सीढ़ी की ऊँचाई कितनी है? 0.16। यहाँ से h की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 7.2 मीटर। h की वैल्यू 7.2 मीटर आ जाएगी। और आप लोग को पता ही है कि यहाँ से वो सब कुछ रख दीजिए। टी भी हम लोग को दे रखा है, टी दे रखा है 16, सॉरी 10 सेकंड दे रखा है। बस सब कुछ यहाँ रख दीजिए कि 50, जी की वैल्यू 10 दे रखी है ना? हाँ 10, h कितनी है हमारी? 7.2 डिवाइडेड बाई टी कितना है हमारा? 10। बस 10 से 10 काट दीजिए, देखिए 5 दूनी 10, ये देखिए जी अगर ये दशमलव हटाओगे तो 0 कट जाएगा, तो बस इसको 72 को 5 से गुणा कर दीजिए। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 36 है ना? 360 वाट आ जाएगा। 360 वाट किसमें है हमारा? देखिए 360 वाट हमारा सी में है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 192 नंबर क्वेश्चन। औसत शक्ति निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? अब देखिए यहाँ पर एवरेज कांस्टेंट की बारी आ गई है ना? चलिए इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। अभी हम लोग क्या देख रहे थे हम लोग? शक्ति किसी व्यक्ति या मशीन या उपकरण द्वारा कार्य करने की दर को कहते थे, है ना? रेट ऑफ डूइंग वर्क। एक निश्चित समय में जितना कार्य या ऊर्जा खर्च होती थी उसे हम शक्ति बोलते थे। अभी तक हम इतना बोलते आ रहे थे। अब हम लोग देखते हैं एवरेज पावर क्या होती है ना? एवरेज पावर, यहाँ पर हम लोग एक टर्म आ रहा है एवरेज पावर। चलिए एवरेज पावर को मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोग को। एवरेज पावर, एवरेज पावर क्या होता है? देखिए जब किसी कार्य के दौरान शक्ति हर क्षण समान ना होकर बदलती रहती है ना? तो पूरे समय में खर्च हुई कुल ऊर्जा को कुल समय से भाग देकर औसत शक्ति प्राप्त की जाती है। समझ गए आप लोग? मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? कि जब किसी कार्य के दौरान शक्ति हर क्षण समान ना होकर बदलती रहती है, तब पूरे समय में खर्च हुई कुल ऊर्जा को समय से भाग देकर औसत शक्ति प्राप्त की जाती है। तो जैसे कि अगर हम क्या बोल रहा हूँ वही लिख लेते हैं हम लोग, कि एवरेज की बात करें तो क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी, यही मैंने बोला टोटल एनर्जी यूज्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, है ना? क्योंकि एनर्जी कंज्यूम इक्वल टू वर्क डन होता है। ओके? तो औसत जो एवरेज, मतलब एक चीज़ ध्यान रखिए आप लोग, जो हमारा फिजिक्स में, मतलब फिजिक्स में क्या करें, फिजिक्स में जो बात होती है, अ, देखिए एनर्जी जो होती है, जो एनर्जी कंजम्पशन होता है, एनर्जी कंज्यूम्ड होता है, एक मिनट, एनर्जी सही से लिखता हूँ। एनर्जी कंज्यूम जो होगा वो बराबर होगा, वर्क डन के। वो बराबर होगा हमारा वर्क डन के। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, पावर एवरेज जो होगी हमारी, वो होगी डब्ल्यू अपॉन टी, है ना? ये हो जाएगी। यहाँ से आप एक, देखिए एक फॉर्मूला और क्या निकल आएगा यहाँ से, टी एवरेज वो आ जाएगी ई अपॉन टी, है ना? एक ये भी आ जाएगी। तो दोनों का अर्थ समान है। ओके? तो हम लोगों ने क्या क्या देखा कि अब देखिए आप लोग को किसके बराबर होगा औसत एवरेज पावर, किसके बराबर होगा? या तो डब्ल्यू अपॉन टी के बराबर होगा या ई अपॉन टी के बराबर होगा। तो आप ऑप्शन चेक करिए। देखिए कुल एनर्जी यूज्ड, हमने क्या बोला? कुल एनर्जी यूज्ड, ये यूज्ड लिखा है, एक मिनट सॉरी, ये यूज्ड लिखा है। ओके मैं सही से लिख देता हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुल एनर्जी यूज्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम, ये हमारा डी आंसर हो जाएगा। ओके? अब पहला क्यों नहीं होगा आंसर? कुल प्रयुक्त ऊर्जा डिवाइड बाय लिया गया समय। देखिए औसत शक्ति के लिए क्या होना चाहिए? कुल टाइम की आवश्यकता होती है। यहाँ क्या लिया गया समय लिखा है, तो ये तो नहीं होगा।
और कुल मुक्त ऊर्जा डिवाइड बाय कुल प्रयुक्त ऊर्जा, ये तो कोई फॉर्मूला ही नहीं बन रहा है। तय की गई दूरी डिवाइड बाय कुल समय, ये तो एवरेज स्पीड का है ना? इसलिए डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं हम लोग? 50 पे। 50 नंबर क्वेश्चन करिए। यदि 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है तो प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो शक्ति बताइए। बताइए इसकी शक्ति। निकालिए इसकी शक्ति। शक्ति निकालिए भाई इसकी। चलिए निकालते हैं। सीधे हम लोग इसकी शक्ति निकालते हैं, चूंकि इस सीढ़ियों वाले हम लोगों ने कई क्वेश्चन कर लिए, तो बस सीधे हम लोग इसकी शक्ति निकालते हैं कि P इजकल टू डब्लू, सॉरी, क्या बोलते हैं, mgh डिवाइड बाई टी। बस देखिए क्या क्या दे रखा है। m दे रखा है 50 केजी। टी जो दे रखा है हमारा 10 सेकेंड। h हम लोग निकाल लेंगे कि 40 इंटू 0.15। यहाँ से h कितना निकल आएगा हमारा? 15 चौको 60, है ना? 6 मीटर निकल आएगा। बस रख दीजिए फॉर्मूले में। P इजकल टू 50, जी की वैल्यू नहीं रखी 10 मान लीजिए, दे भी रखी है वैसे। ओके। और h कितना है हमारा? h हमारा 6 मीटर है। टाइम कितना हमारा? 10 सेकेंड है। बस यहाँ देखिए 10 से कट जाएगा तो P इजकल टू 6×30 मतलब 300 आ जाएगा। 300 क्या आ जाएगा? वाट आ जाएगा। ओके, 300 वाट आ जाएगा। 300 वाट किस में है हमारा? सी में है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 केजी भार का लड़का है, बताइए सीढ़ी इतनी में प्रत्येक सीढ़ी को तक। इसका आप लोग निकाल दीजिए जल्दी से इसको निकालिए। हाँ, इसका आंसर बताइए कितना होगा। ये हम लोग कर चुके हैं, इसको हम लोग जल्द जल्द डायरेक्ट लिखते हैं। P इजकल टू mgh डिवाइड बाई टी। बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। 50 ये दे रखा है, और ये कि पता है सीढ़ी 0.5 मतलब 45। तो यहाँ से h निकालिए आप लोग जल्दी से। 45 इंटू 0.15 ये निकाल भी चुके हैं हम लोग। ये आती है h इक्वल टू 6.75 मीटर आ जाएगी। बस यहाँ से g की वैल्यू 10 रख दीजिए, यहाँ से 6.75 रख दीजिए। और t की वैल्यू कितनी है हमारी? t हमारा है 9 सेकेंड, है ना? 63 63 4 9 अपना 45। तो अगर 9 है तो 9 9 9 7 9 9 अपना 45, है ना? 10.5 आ जाएगी। यहाँ से क्या करो कि यहाँ से 75 आ जाएगा, तो यहाँ से देखिए आपका आ जाएगा पी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 375। 375 मतलब वर्क आ जाएगा ना, ये आ जाएगा। इससे गुणा करोगे इसमें तो 375 वाट कितना आ जाएगा? सॉरी, वाट 375 वाट डी में आ जाएगा। डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा करते हैं। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? जब 40 न्यूटन भार वाली एक लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है, तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी? बताइए भाई कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी? जब कोई व्यक्ति रस्सी या सीढ़ी पर ऊपर चढ़ता है तो वो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, ये आप लोग को मैं बता चुका हूँ, है ना? ये होता भी है। तो क्या होगा कि इसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा ना, इसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा, वो क्या होगा? स्थिर ऊर्जा के वृद्धि के बराबर हो जाएगा, मतलब mgh के बराबर हो जाएगा, क्योंकि h ऊंचाई पे चढ़ रही है। क्योंकि भार जो बराबर होता है वो mg के बराबर होता है। इससे क्या होता है कि W इक्वल टू F इंटू डी होता है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि mgh हो जाता है इस यहाँ से, ठीक है? क्योंकि W इक्वल टू वेट इंटू हाइट होता है। और वेट हमारा कितना है? मतलब भार, देखिए भार को हम लोग क्या बोलते हैं? जो वेट होता है हमारा, अगर मैं इसको वेट लिखूँ, वो कितना होता है? mg होता है। ये भार होता है। तो यहाँ से देखिए W इक्वल टू क्या होता है? ये थोड़ा ध्यान रखोगे। W इक्वल टू क्या होता है? मतलब mg, मतलब अगर इसको हम लोग वेट लिख दें, वेट इंटू हाइट, है ना? यहाँ से mgh आ जाता है। तो बस सिंपल सा क्या है कि आप लोग बस करिए इस क्वेश्चन को और इसका आंसर निकालिए कितना होगा। देखिए यहाँ पर आप लोग को W दे रखा है। W इक्वल टू 40 न्यूटन। ओके। और आप लोग को तो क्या दे रखा है? पावर दे रखा है 160 वाट, है ना?
तो सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को टी भी दे रहा है, 1 मिनट टी भी लिख लेते हैं हम लोग, टी भी दे रखा है 20 सेकंड। हम लोग को निकालना कितना है, एच निकालना है। जब हम लोग को एच निकालना है तो देखिए निकालिए। देखिए पी इजकल टू क्या होता है हमारा, एफ इंटू डी, है ना। 1 मिनट, ये एफ दे रखा है, डब्ल्यू नहीं, ये एफ दे रखा है, इतने न्यूटन। ओके, ये थोड़ा गलती हो गई यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखेंगे। कि 40 न्यूटन दे रखा है, वो एफ है, मतलब फोर्स है। ओके, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया बोलने में। एफ इंटू एच डिवाइडेड बाई 20। यहाँ से देखिए पावर जो दे रखा है 160 दे रखा है, और यहाँ मिस्टेक की है इसमें, 160। और एफ जो दे रखा था, मतलब एम जी दे रखा है, वो 40 दे रखा है। एच कितनी है हमारी, एच निकालनी है, और ये कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। यहाँ से ये 2 बढ़ जाएगा, तो यहाँ से देखिए 80 बढ़ जाएगा, है ना। एच इजकल टू कितना आ जाएगा, 80 मीटर आ जाएगा। 80 मीटर हमारा किस में है, 80 मीटर हमारा ए में है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इसमें, है ना। क्योंकि वेट का जानते हो आप लोग, न्यूटन होता है, वेट इक्वल टू एम जी होता है ना, पीछे वाले क्वेश्चन में। बस वही थोड़ा ध्यान रखोगे, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, वो मैं ध्यान नहीं दिया कि डब्ल्यू बराबर लिख दिया था, यहाँ एफ इक्वल टू 40 न्यूटन हो गया। ओके, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए इसको। इसे बोला है 50 केजी का द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है, तो इतने बताइए इसको, जल्दी बताइए, ये कितनी बार कर चुका है, बहुत बार कर चुके हैं। इसे पी इक्वल टू लगाइए जल्दी से, ये कर लेते हैं। पी इक्वल टू एम जी एच डिवाइड बाई टी। पी इक्वल टू एम हमारा था 50, जी कितना दे रखा है, जी 10 दे रखा है। एच निकालिए यहाँ से, एच कितना आएगा, 44 सीढ़ियाँ हैं, 0.15, 1 मिनट, 0.15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह कितना आ जाएगा हमारा, 6.6 मीटर, है ना। 6.6 मीटर आ जाएगा, यहाँ 6.6 लिख लीजिए। और टी हमारा कितना दे रखा है, टी दे रखा है 10 सेकेंड, 10 से 10 कट जाएगा, और 1.00 मतलब 5 इंटू 66 करना पड़ेगा। 6 पंचे 30, 0 6 30, है ना। इसका मतलब 330 वाट आ जाएगा। 330 वाट किसमें हमारा, 330 वाट है, 330 वाट डी में है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करते हैं। कौन सा था पीछे वाला, 196 था ना, 100 200 सॉरी 297 था, 297 वाला क्वेश्चन करिए। इसको करिए। कोई यदि कोई एजेंट समय टी में डब्ल्यू कार्य करता है, तो उसकी शक्ति कितनी होगी, बताओ भाई, ये डब्ल्यू अपॉन टी होगी ना। इसकी शक्ति डब्ल्यू अपॉन टी होगी, ना कि टी अपॉन डब्ल्यू, या डब्ल्यू इंटू टी, या डब्ल्यू प्लस टी। इसकी शक्ति कितनी होगी, डब्ल्यू अपॉन टी। आंसर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन टी, डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। ये क्वेश्चन है कि 50 केजी किलोग्राम का द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में इतनी सीढ़ियाँ चढ़ता है, प्रत्येक सीढ़ी इतनी। देखो भाई, ये आप लोग क्या करना कि ये आप लोग के लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट में। ओके, अगर आप लोग ने अगर अच्छे से वीडियो देखी होगी, तो ये आप लोग इजीली बना पाओगे। तो ये आप लोग को मैं दे रहा हूँ होमवर्क। होमवर्क क्या कर सकते हो कि, या फिर क्लास एंड होने के बाद इसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। ओके, इससे मुझे भी लगेगा कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसको पढ़िए। अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, बताइए भाई किसका उदाहरण है। ये उदाहरण तो ये पावर का है। ओके, चलिए इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये दो मशीनें समान कार्य करें, तो जो मशीन वही कार्य कम समय में कर दे, तो उसकी शक्ति अधिक होगी, है ना। जैसे कि अभी उदाहरण मैंने देखा देखा ऊपर, कि हवाई जहाज और एक कार दोनों एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं, लेकिन हवाई जहाज क्या करता है, कम समय में अधिक दूरी तय करता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास केवल अधिक ऊर्जा है, बल्कि उसकी शक्ति अधिक है, मतलब पावर ज़्यादा है ना?
यही कारण है कि यदि शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है, तो पावर और एनर्जी में अंतर ऊर्जा ऊर्जा मतलब कार्य करने की क्षमता है, ओके? अंतर जो होगा वो कार्य करने की देखो, अगर हम अगर हम शक्ति और ऊर्जा में अंतर देखें, तो जो हमारा एनर्जी होता है, वो कार्य करने की क्षमता होती है और पावर जो होता है हमारा कार्य करने की गति या दर होती है ना? अब जैसे एग्ज़ाम्पल हम लोग लेते हैं कि जैसे 2 मज़दूर हैं, तो ईंटें उठाते हैं। पहला मज़दूर 10 मिनट में कार्य पूरा करता है, दूसरा मज़दूर 20 मिनट में कार्य पूरा करता है। तो दोनों दोनों ने समान कार्य किया, क्योंकि कार्य करने की जो क्षमता थी, दोनों की समान थी, लेकिन पहले मज़दूर की जो शक्ति है ना, वो अधिक है, क्योंकि उसने वही कार्य कम समय में किया है। हाँ, समझ गए होंगे, ओके? चलिए, इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हमारा पावर हो जाएगा ना? आ गया डी बी, पावर। ये क्वेश्चन देखिए, 50 केजी की एक वस्तु को 40 मीटर की ऊँचाई तक 50 सेकंड में उठाने के लिए औसत एवरेज पावर ज्ञात कीजिए। अभी हम लोगों ने पीछे एवरेज पावर देखा था, एवरेज पावर इज़ इक्वल टू क्या था? बताइए आप लोग। आप लोग बताइए एवरेज पावर बराबर क्या था? किसी कार्य को पूरा करने में कुल कार्य को कुल समय से भाग देने पर जो शक्ति प्राप्त होती थी, उसको हम लोग बोलते थे एवरेज पावर, है ना? ये तो था। हुँ, तो चलिए करिए, इसको सॉल्व करिए भाई। तो देखिए, हम लोग क्या लगाएँगे, W इज़ टू mgh लगाएँगे पहले तो, क्योंकि केजी-वेजी दे रखा है। mgh लगाइए, यहाँ से हमारा वर्क निकलेगा। वर्क कितना निकलेगा हमारा? देखिए 80 इंटू 10 और h कितना दे रखा है? 50 मीटर, है ना? 40। यहाँ से जो वर्क आएगा हमारा, वो कितना आएगा? 32,000 जूल, है ना? यहाँ से अगर आप जब पावर निकालोगे, तो पावर इज़ इक्वल टू क्या आएगा? वर्क अपॉन टाइम होता है। यहाँ से हमारा पावर कितना निकलेगा, मतलब 32,000 डिवाइड बाय टाइम कितना है हमारा? 50 सेकंड दे रखा है। देखिए t इज़ इक्वल टू 50 दे रखा है ना? तो यहाँ से 50 आ जाएगा। जहाँ से आप देखोगे कि जब इसको आप सॉल्व करोगे, तो 5 देखिए, 5 छक्का 30, 5 चौको 20, है ना? 0, 640 वाट इसका आंसर हो जाएगा। इसकी पावर कितनी आ गई? 640। 640 वाट हमारा बी में है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर पावर के सभी क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। कल न्यू न्यू चैप्टर के साथ हम लोग, मतलब न्यू टॉपिक के साथ हम लोग आएँगे। आप लोग कमेंट में बताइएगा, जो मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रखा है सॉल्व करने के लिए, उसको आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।